हेलो एवरीवन, वेलकम टू घर से यूपीएससी। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम 2023 के सी सेट के जो पेपर हुआ था, राइट, उसका जो एप्टीट्यूड पार्ट है, राइट, मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस हो गए ऐसे, उनको हम लॉजिक से सॉल्व करेंगे, राइट। तो देखो अभी जो ट्रेंड चल रहा है, लाइक 2018 से अगर मैं बात करूँ, लोग कह रहे हैं 2023 का पेपर सी सेट का बहुत वैसा आ गया था या फिर अनसॉल्वेबल था। देखो ऐसा नहीं था कि वो अनसॉल्वेबल था, वो था, बस ये था कि हम क्वेश्चंस के पैटर्न को देख करके या फिर क्वेश्चन जिस तरीके से फ्रेम हुआ था उसको देख के इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे मोस्टली लोग कि सी सेट हो नहीं पाया, राइट। वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी थे, अगर थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ सोचा जाए ना तो वो क्वेश्चन डुएबल थे, ठीक है। और उसमें कोई ऐसा नहीं था कि कोई भी क्वेश्चन जो फार्मूला बेस्ड हो, और फार्मूला बेस्ड अगर होगा भी ना तो मोस्टली 5 से 10 क्वेश्चन है, उससे ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन नहीं जो फार्मूला बेस्ड हो। सारे ऐसे हैं जो एक प्रैक्टिकल थिंकिंग पे बेस्ड है, ठीक है। क्योंकि आपका जो सी सेट पेपर होता है वो किस लिए होता है, वो मोस्टली चेक करने के लिए ये होता है कि आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है या फिर किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए आपकी जो प्रेजेंस है या फिर मेंटल एबिलिटी वो कितनी स्ट्रांग है। तो उसके लिए जो पेपर बना था ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा था उस चीज़ पर्टिकुलर एक्सपेक्ट के थ्रू। और देखोगे ना आप 2018 से पेपर उठा लें, जितने भी अभी क्वेश्चंस आए ना उसमें मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो रिपीटेड थे। और द सेकंड थिंग इज, और वो सारे क्वेश्चन थे वो सेट ऑफ पैटर्न पे बने हुए थे कि ऐसे क्वेश्चंस पहले भी आ चुके हैं, ठीक है। तो आज जो बेसिकली हम 2023 के पेपर को ही लॉजिक के सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि सिंपली बस क्वेश्चन को रीड करके कैसे उसका आंसर आ सकता है, और बेसिकली एप्टीट्यूड पार्ट डिस्कस करेंगे, ओके। और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का जो इसका पार्ट है वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ पे अभी हम सिर्फ सी साइड को लॉजिक के थ्रू देखेंगे, एप्टीट्यूड वाले पार्ट को, ठीक है। तो अब इसमें देखो लाइक सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, 4th नंबर का ये क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि राज के पास 10 पेयर है रेड के, 9 पेयर है वाइट के, 8 पेयर है ब्लैक शूज़ के, ठीक है। इफ ही रैंडमली पिक्स अप वन शू वन बाई वन विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है, फ्रॉम द बॉक्स टू गेट अ रेड पेयर टू वेयर, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट ही हैज़ टू मेक। देखो अब सिंपल चीज़ सोचना है, ये राज के पास एक बॉक्स है, उसमें शूज़ है, 10 पेयर है रेड के, ठीक है, 10 रेड है पेयर, तो मतलब 20 शूज़ हो गए। और 9 पेयर हैं किसके, वाइट के, ठीक है, तो मतलब 18 हो गए। और बोल रहा है 8 पेयर हैं किसके, ब्लैक के, ठीक है, तो टोटल ये 16 हो गए। इन सबको प्लस करोगे कितना आएगा, 54, ओके। अब ये कह रहा है कि इफ ही रैंडमली पिक्स शू वन बाई वन विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है कि वो एक निकाल रहा है तो वापस उस जूते को उसमें डिब्बे में नहीं डाल रहा है, राइट, वो उसको निकाल के साइड में रख दे रहा है। फ्रॉम द बॉक्स टू गेट अ रेड पेयर ऑफ द शूज, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट ही हैज़ टू मेक। तो कितनी उसको जूते निकालने पड़ेंगे मैक्सिमम अटेम्प्ट, राइट, कि उसका जो रेड पेयर का एक जूता उसको मिल जाए, ठीक है, एक रेड पेयर। अब देखो 54 हैं, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि उसकी बहुत ज़्यादा बुरी किस्मत है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर हमें अटेम्प्ट देखना है। तो क्या पता शुरुआत के वो सबसे पहले जो निकाले, मान लो शुरुआत के उसने 20 निकाले पूरे के पूरे, 20 के 16 मान लो कि शुरुआत के 16 निकाले, वो पूरे ब्लैक निकल गए, ठीक है। अब वो पूरे ब्लैक थे, हमने कहा कि उसमें एक भी रेड नहीं आया शुरुआत में। फिर मान लो 18 निकाले, फिर उसमें भी क्या हुआ, पूरे वाइट आ गए, एक भी नहीं आया, ठीक है। तो ऐसे कितने हो गए, उसने 34 निकाल लिए हैं, ठीक है। 34 उसने अब तक निकाल चुका है, अभी तक उसके पास रेड नहीं आया है, ठीक है। अब वो जब जैसे ही अपना 34 के बाद पहला एक शूज निकालेगा, वो 35 वाला जो होगा वो रेड कलर का होगा, ठीक है। ये हमें पता लग गया, क्योंकि ये दोनों आप देखोगे कितने 34 ही हैं। अगर उसकी किस्मत बहुत बुरी होगी कि एक भी नहीं आ रहा था इतनी देर से, राइट, जो क्योंकि हमें मैक्सिमम नंबर देखना है। अब 35 हो गया, जो आपका रेड वाला आएगा, राइट, 35 वाले नंबर पे अब 35 वाला आ जाएगा। लेकिन अब उसके पास भी रेड के क्या है, 10 पेयर हैं, ठीक है। अब 10 पेयर हैं तो 10 में पेयर में मतलब 10 होंगे लेफ्ट पैर के और 10 होंगे राइट पैर के, ठीक है। अब उसको क्या चाहिए, एक पेयर चाहिए, तो मतलब उसको लेफ्ट भी चाहिए राइट भी चाहिए, ठीक है, लेफ्ट और राइट। और चलो उसकी और बुरी किस्मत है, राइट, हमने ये मान लिया कि बहुत बुरी किस्मत है, एकदम लास्ट अटेम्प्ट है क्योंकि मैक्सिमम चेक करना है। तो 34 तो उसके वो हो गए, ठीक है, जो पुराने थे कि ब्लैक और वाइट निकाल करके। अब बाकी के 20 पेयर बचे हैं जो हैं रेड के। अब ये मानते कि रेड भी उसने निकाला, तो शुरुआत में सिर्फ उसके लेफ्ट वाले ये आए, राइट का कोई नहीं आया, एकदम मैक्सिमम लेके चल रहे हैं कि उसकी बहुत एकदम ख़राब चॉइस है। तो फिर 10 निकाले और उसने, फिर लेफ्ट आगे पूरे कितने 44 हो गए, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट में जो निकालेगा फिर एक निकालेगा, क्योंकि अब तो राइट ही बचे हैं बॉक्स में, तो सिर्फ एक राइट निकलेगा, तो क्या होगा 45 हो जाएंगे टोटल। अब इसमें क्या होगा, लेफ्ट तो निकल चुके हैं सारे, एक राइट आ गया तो एक पेयर बन गया लेफ्ट प्लस राइट का रेड का, ठीक है। तो मैक्सिमम अटेम्प्ट जो होंगे पूरे एक पेयर बनाने के लिए वो क्या होंगे 45, आंसर 45। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगा, सिर्फ एक सिंपल सी कैलकुलेशन थी, प्लस माइनस और थोड़ा सा दिमाग सोचना था आपको, ठीक है।
इस तरीके से हो जाता है, इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं लगेगा, सिंपल प्रेजेंस ऑफ माइंड। फिर देखो, इन हाउ मेनी वेज अ बैट्समैन कैन स्कोर एग्जैक्टली 25 रन्स बाय स्कोरिंग सिंगल रन्स 4 and 6 ओनली इररिस्पेक्टिव ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द स्कोरिंग शॉट्स। ठीक है, ये पूछा है कि 25 रन बनाने छक्के चौके और एक सिंगल रन लेके कितनी तरीके से वो बना सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मान लो उसने सिर्फ छक्के मार के अगर वो बनाएगा तो छक्के कितने 4 मार सकता है और +1, टोटल 25 हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये ऐसे छक्के 4 मार सकता है, छक्के 3 भी मार सकता है, छक्के 2 भी मार सकता है और छक्के 1 भी मार सकता है। ठीक है, और साथ में सिंगल्स वाले। तो ऐसी कितनी सिचुएशन बनेगी, 6 × 4 की बनेगी, 6 × 3 की बनेगी, 6 × 2 की बनेगी और 6 × 1 की बनेगी। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन कितनी 4 हो गई। ठीक है, फिर ऐसी 4 में देख लेते हैं। चौके कितने 6 मार सकता है मैक्सिमम, क्योंकि उससे ज़्यादा होंगे तो 25 से ज़्यादा हो जाएंगे, उसको एग्जैक्टली 25 बनाना है तो +1 हो जाएगा। फिर ऐसे ही 4 × 5 होगा प्लस, फिर 4 × 4 होगा, 4 × 3 होगा, 4 × 2 होगा, 4 × 1 होगा। ठीक है, तो ऐसे कितनी ऐसी वाली ये 6 सिचुएशन बन जाएगी। ठीक है, फिर अब ये देख लेते हैं। फिर एक मान लो एक सिचुएशन होगी जिसमें एक सिंगल रन लेके ही बनाएगा, तो ऐसी सिर्फ एक सिचुएशन होगी जहाँ पे पूरे सिंगल लेके ही बनाए। ठीक है, तो ये हो गई। उसके बाद क्या होगा, 6 और 4 का कॉम्बिनेशन बनेगा। क्या पता एक छक्का मारे वो मान लो 3 छक्के मारे उसने। ठीक है, और क्या किया, बाकी के रन लिए, बाकी के कितने 18 रन ये हो गए। अब उसके पास कितने बचे 7 रन बाकी हैं। ठीक है, तो उसमें क्या उसने एक चौका भी मार दिया। ठीक है, और चौका हो गया तो प्लस और 3 रन भाग के ले लिए सिंगल। ठीक है, तो 25 हो गई। ये भी 6 4 3 का कॉम्बिनेशन हम बना लिया एक। ठीक है, अब ऐसे क्या होगा, 2 छक्के का बन जाएगा कि छक्के उसने 2 मारे और क्या नाम है चौके जो होंगे, अब 6 6 12 हो गए, तो अब चौके भी वो 2 लगा सकता है, राइट। और प्लस और यहाँ पे 1 हो जाएगा। हाँ 8, हाँ यहाँ पे 12 हो सकते हैं ये, हाँ ये 12 हो जाएंगे और यहाँ पे 1 रन ले लेगा वो, राइट। तो ये हो गए। फिर ऐसे होगा इसी में एक और बन जाएगा 6 × 2 12 रन, और ये हो जाएगा 4 और × 2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 2 8 और 6 12 और यहाँ पे 5 रन वो भाग के ले सकता है, राइट। फिर क्या होगा 6 × 2 एक और सिचुएशन बनेगी जहाँ पे चौका एक ही लगेगा, राइट। और यहाँ पे 9 रन वो भाग के ले लेगा, राइट। 12 और ये 4 14 और ये 9 25, हाँ ये हो गए। तो एक सिचुएशन ये बन जाएगी। फिर और क्या बन जाएगी, ये 6 × 2 की हो गई। 6 × 3 की देख ली, 2 में 3 सिचुएशन बन गई। अब 6 की 1 में अगर हम देखें, अगर एक छक्का मारेगा वो, ठीक है, तो चौके कितने लग सकते हैं, तो एक छक्का उसने मारा बच गए 19, तो उसमें 4 चौके लग सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे फिर यहाँ पे 4 चौके और एक छक्का 16 और 6 22 तो 3 यहाँ पे ये लग सकते हैं। तो वैसे ही फिर ये 4/3 भी हो जाएगा, 4 × 2 हो जाएगा और 4 × 1 हो जाएगा, राइट, 6 × 1 के लिए। और प्लस ऐसे यहाँ सिचुएशन बन जाएगी। तो यहाँ कितनी सिचुएशन बन गई, 1 2 3 4, 4 सिचुएशन यहाँ बन गई। यहाँ कितनी बनी है, 1 2 3 4, 4 यहाँ बन गई है, 4 4 8 और यहाँ कितनी थी 6 4 10 1 11, ठीक है। और इसमें एक सिचुएशन और बनेगी आई थिंक, यहाँ पे कितनी बनी है 4 और ये 6 10 1 11 और इसमें 6 3, इसमें कितनी बन जाएगी 1 ये 2 3 4, हाँ 4 इसमें बन जाएगी। और ये 6 1 के साथ निकाली है ना, हाँ 6 1 के साथ कितनी 1 2 3 4 4 4 8 और 11, तो 19, टोटल 19 आ गई। 11 + 8 19 आ रही है ना, हाँ। तो ये 19 टोटल आपकी 19 सीक्वेंस बन जाएंगी जिसमें वो शॉट्स वो स्कोर कर सकता है। इसमें कोई प्लस माइनस नहीं था, इसमें कोई वैसा नहीं करना था, थोड़ा सा आपको सोचना था कि क्या क्या सिचुएशन बन जाएगी। ये मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा करके बनाया है, ठीक है। लेकिन अगर इसको आपको थोड़ा सा, अगर आपकी इसमें प्रैक्टिस होती, थोड़ा सा आप दिमाग में इसको करते, तो ये आपका छोटा सा हो जाता। छोटा सा कैसे हो जाता, शॉर्ट फॉर्म में ये दिखा देता हूँ। ये तो पूरा मैंने समझाने के लिए बताया था इतना लंबा, कि 6 × 4 होगा सबसे पहली सिचुएशन। तो ऐसी फिर इसको नीचे लेते जाओ तो इसी आगे 4 सिचुएशन बन जाएगी, क्योंकि 4 है तो 3 2 1, क्योंकि 0 नहीं हो सकता, राइट। और क्या नाम है 5 से ऊपर 5 नहीं जा सकता, राइट। तो 4 ही सिचुएशन बनेगी। 4 की मैक्सिमम 6 है, तो मतलब 6 सिचुएशन बनेगी, 6 5 4 3 2 1 करके। 1 एक ही बन सकती है कि सिंगल पूरे 25 ले, ठीक है। तो एक सिचुएशन बनेगी, ये 6 बनेगी, ठीक है।
फिर 6 की मैक्सिमम कितनी है, 4 है, अगर 3 लगेंगे तो चौके लग सकते हैं, तो उसमें कितनी 4 की एक ही लगेगा, राइट। +1 की तो एक सिचुएशन ये बनेगी। 6 की 2 में देखोगे 2 लगेंगे तो चौके कितने लग सकते हैं, मैक्सिमम 3 लग सकते हैं, +1 का जो भी हो नॉमिनल n लिख देता हूँ। तो यहाँ 3 है तो 3 2 1, 2 1 भी हो जाएगा, तो इसकी 3 सिचुएशन बन जाएगी, राइट। और 6 × 1 करोगे तो ये यहाँ की 4 सिचुएशन बन जाएगी, 4 3 2 1, ठीक है, +1। तो यहाँ की कितनी हो जाएगी, यहाँ की भी 4 सिचुएशन हो जाएगी। तो फिर आ गया 4 3 7, एक 8 8 और एक 9 9 और 10 19, राइट। सीधे सीधे ऐसे आ गया, आपको बिना उतना पूरा निकाले, ठीक है। तो वही चीज़ है, उसको थोड़ा मैंने लॉन्ग में बताया था समझाने के लिए, बाकी ये एग्ज़ाम हॉल में ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो वही है कि आपका थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड इसके लिए स्ट्रांग होना चाहिए कि आप वहाँ पे इस सिचुएशंस को सारे को एग्ज़ाम में थोड़ा इमेजिन कर सको, ठीक है। और क्वेश्चन पूरा लॉजिकल बेस था, कोई फॉर्मूले नहीं लगे हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस में, ठीक है। अब ये देखो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर आर 4 लेटर्स, 4 इन्वेलप्स हैं एंड एग्जैक्टली 1 लेटर जो है एक उसमें जाएगा 1 एनवेलप में, ठीक है, विद द करेक्ट एड्रेस। इफ़ द लेटर्स आर रैंडमली इंसर्टेड इनटू द एनवेलप्स, रैंडमली किया जा रहा है, देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज़ पॉसिबल दैट एग्जैक्टली 1 लेटर गोज टू एन इनकरेक्ट एनवेलप। अब यहाँ पे आपके पास 4 लेटर हैं, ठीक है, और 4 एनवेलप हैं, ठीक है। ये अब मान लो इसका मैं नाम रख देता हूँ ABCD, ठीक है, ये है 1 2 3 4। अब ये कह रहा है कि ये क्या, ये पॉसिबल है कि एग्जैक्टली एक लेटर रॉन्ग उसमें जाए। तो मान लो A वाला गलती से 2 में चला गया, ठीक है, और ये बोला गया कि हर एक उसमें एक एक क्या नाम है एनवेलप में एक लेटर जाएगा, सब में जाएगा। दे आर 4 लेटर 4 एनवेलप एंड एग्जैक्टली 1 लेटर इज टू बी पुट इन एग्जैक्टली 1 एनवेलप, ठीक है, ऐसे डालना है। तो अगर 2 वाला A वाला 2 में चला गया तो जिसको 2 में जाना था, मान लो B को 2 में जाना था, तो B वाला भी कहीं गलत गया होगा, 1 में गया होगा फिर, क्योंकि अगर गलत हुआ है तो दोनों का गलत होगा, क्योंकि ये वाला इसमें जाएगा तो इसका वाला भी तो इसमें आ जाएगा। तो एग्जैक्टली एक नहीं हो सकता, 2 गलत होंगे, राइट, मिनिमम लेवल पे, क्योंकि एक जाएगा तो वो दूसरा वाला भी किसी और में जाएगा, ठीक है। तो 2 गलत होंगे, तो पहली स्टेटमेंट सीधी सीधी आपकी रॉन्ग हो गई। दूसरा क्या कह रहा है, देयर आर ओनली 6 वेज। अब दूसरी कर रहे हो तो पहली वाली भूल जाना, देयर आर ओनली 6 वेज इन विच ओनली 2 लेटर्स कैन गो इन द करेक्ट एनवेलप्स। कह रहा है कि सिर्फ 6 वेज हैं जिसमें 2 लेटर जो हैं वो करेक्टली जा सकते हैं, ठीक है। चलो मान लेते हैं इसकी बात, ठीक है, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्या होगा कि नहीं। मान लेते हैं कि 4 हैं, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ ABCD, ठीक है। तो पहले मानते हैं कि 2, ये कह रहा है कि देयर आर ओनली 6 वेज इन विच 2 लेटर्स कैन गो इन द करेक्ट एनवेलप, कि सिर्फ 2 लेटर अगर करेक्ट जा रहे हैं और 2 गलत जा रहे हैं, इसका मतलब 2 इनकरेक्ट जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे सिर्फ 6 वे बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या मानते हैं कि AB करेक्ट जा रहा होगा और CD गलत जा रहा है, ठीक है। फिर AC सही जा रहा है, AB सही जा रहा है तो CD गलत हो जा रहा है, AC सही जा रहा है तो BD गलत हो जा रहा है, फिर AD सही जा रहा है तो BC गलत हो जाएगा, ठीक है। 3 सिचुएशन बन गई। फिर AB मान लिया तो फिर BC देखो, क्योंकि B का एक पहले A का इन तीनों के साथ देखा है, 3 सिचुएशन बन गई। फिर B का A के साथ ऑलरेडी हो चुका है तो B का C के साथ देखेंगे, BC जा रहा है तो AD गलत हो जा रहा है, ठीक है। फिर BD देखेंगे, BD अगर क्या नाम है सही जा रहा है तो क्या हो जाएगा, BD सही जा रहा है तो AC गलत हो जाएगा, राइट। अब B का भी हो गया, C में आ जाते हैं। C का क्या होगा, CA हो चुका है, CB हो चुका है तो CD, अब CD सही जा रहा है तो गलत क्या हो जाएगा, AB गलत हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, तो 6 वेज ही आ रहे हैं बस, राइट। तो ऐसे हो जाएगा, ये आपका हो गया 6 वेज काउंट करने का सिंपल सा। आप लॉजिक लगा के कि 6 थे, ऐसे भी कर लेते सोच के कि एक बार AB सही हो जा रहा है, एक बार BC, एक बार CD, फिर AC, फिर AD, राइट। तो ऐसे भी आपका हो जाता है ये, ठीक है। बाकी ऐसे भी हो जाता आपका, इसका 3, ये 3 से हो जाएगा, ये 2 बार जा सकता है, और ये 1 से होगा, राइट, इंटू ये 1 ही होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 2 6, और ये 1 तो ये आ जाएगा इंटू 1, ये भी 6 ही आएगा, राइट। ये फार्मूला बेस अगर थोड़ा आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है तो। बाकी अगर ये डायरेक्टली ऐसे लॉजिक बेस पे ऐसे या सीधे आ सकता था कि अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ इसको आप सीधा पढ़ते तो वहाँ से क्वेश्चन आपका डायरेक्टली हो जाता है। तो इसमें क्या होता है आपका ओनली 2, पहला वाला गलत था। फिर देखो अगला क्वेश्चन, ये कह रहा है व्हाट इज़ द रिमाइंडर। अब देखो ये जो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन है ना, नंबर सिस्टम वाले, ये थोड़े होते हैं कि फॉर्मूला बेस्ड होते हैं कि जहाँ पे अगर आपको थोड़ा पता है तो आप कर लोगे। अब जैसे बोल रहा है कि क्या ये नंबर जो है ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 100 है,
राइट। जैसे मान लो एक नंबर है 3600, ठीक है, अगर ये 100 से डिविजिबल है तो हाँ, अगर ये 100 से ऊपर चला जाएगा इसको हम बोलेंगे डिविजिबल है, राइट। अब जैसे यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है कि 85 इंटू 87 इंटू 89 इंटू 91 इंटू 95 इंटू 96, ठीक है, ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है। अब मान लो जैसे ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे अभी मैंने लिखा था 3600 लिखा था ना, इसको मान लो ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं 36 इंटू 100, 100 क्या है 36 इंटू 100 की जगह 5 इंटू 2 इंटू 10, ठीक है, ये लिख दे रहा हूँ मैं अपॉन 100। तो क्या नंबर वो डिविजिबल है? तो हाँ, ये अभी भी डिविजिबल है। ये दोनों मिला के 10 हो जाएगा, 0 0 0 ये हो जाएगा, और ये इन दोनों मिला के 10, तो ये दोनों भी कट जाएंगे 5 इंटू 10 10 से, राइट। तो ये 36 बचेगा, मतलब ये डिविजिबल है पूरा नंबर। और सेम तरीके से यहाँ देख लेते हैं अपॉन 100। तो यहाँ पे 85 है, 85 को आप क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो 17 इंटू 5, हाँ लिख सकते हैं। 87 को 87 रहने दो, इंटू 89 इंटू 91 इंटू 95 है, 95 को क्या लिख सकते हैं? 95 को लिख सकते हैं 19 इंटू 5 इंटू 96 अपॉन 100 है। 100 को क्या लिख सकते हैं? 25 इंटू 4 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है? ये 5 है, 5 5 जा 25 आएगा, 25 से 25 कट गया, ठीक है। और ये 4, ये 96 को काट देगा, तो इसका मतलब ये नंबर इससे डिविजिबल है, सिंपल सा, राइट। तो क्या रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर पूछा है ना, रिमाइंडर आ जाएगा 0, क्योंकि सारी चीज़ तो काट देगी, तो बचेगा क्या? 0, राइट। तो ऐसे ही है। अगर इसको थोड़ा नहीं समझ में आया तो फिर से ऐसे समझा देता हूँ। जैसे मान लो मैंने बताया ना 3600 था अपॉन 100, 100 करोगे तो ये क्या 100 को काट देगा, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है? पूरा तो काट दे रहा है। जैसे ये 3600 है, यहाँ पे 100 है, ठीक है, इसको 36 टाइम ले जाएंगे, 3600 आ जाएगा। रिमाइंडर क्या बचा? 0 ना, यहाँ पे इसको देखो आप, रिमाइंडर वाला। तो ऐसे ही है कि 100 है, इसको 100 का ऊपर का काट दिया इसने, तो ये बाकी का बचा, वो तो अपने से मतलब नहीं। रिमाइंडर क्या बच रहा है? 0 बच रहा है ना, कुछ बचेगा नहीं, राइट। तो ये आपका हो जाएगा इसमें। मान लो इसको जो सम था इसको करने पे पूरा 3600 ही आ रहा था, 0 से कर दिया, ये पूरा कट गया, तो ये आपका 100 बच जाएगा, ठीक है। जिसमें आंसर आपका क्या आ जाएगा? 0। सिंपली अगर आप थोड़ा सा इसको सोचते कि 100, जहाँ भी 100 आ गया तो 100 अगर 0 लिखा है, 0 हमेशा किससे आता है? 2 इंटू 5 से। 2 की या तो 2 की पावर होगी वो, या तो किसी n, ये 2 की पावर n या 5 की पावर m। ये मान लो कि जैसे 2 को और 5, 2 और 5 मिलेंगे तभी तो 10 बनेगा। अब कहोगे 4 इंटू 5 भी सर क्या नाम है 0 आ जाता है लास्ट में, तो 4 इंटू 5 4 क्या है? 2 की पावर 2 ही तो है, राइट। अब इसके बाद 2 की पावर 3 होगी, 8 होगा, 8 5 जा 40 होगा, तो यहाँ पे 8 क्या है? 2 की पावर 3 है, राइट। तो 2 और 5 में ही होगा, राइट, उसकी पावर चेंज हो सकती है, बाकी वही होगा, ओके। तो जहाँ भी ऐसे 100 वाला है तो ऐसे कर सकते हो आप इसको, तो 0 आ जाएगा आपका। फिर देखो व्हाट इज यूनिट डिजिट एक्सपेंशन ऑफ द डिजिट, ये यूनिट डिजिट पूछ रहा है, तो मतलब यूनिट डिजिट एक्सपेंशन मतलब कि लास्ट वाली डिजिट जो 2 वाली है, ये यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। अब ऊपर पावर दिया हुआ है 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है। तो इस पावर को सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा? 9 इंटू 7 63 इंटू 5 15, तो कितने आ जाएगा? 630, और 630 का आधा 315, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 945, हाँ 945 आ जाएगा पावर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये एक तरीके से लिखा हुआ है क्या? 5729242 की पावर 945, ये चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है लास्ट में, तो कोई भी नंबर हो, जैसे 24 है इंटू 67 करोगे तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? जो इन दोनों का मल्टीपल होगा, राइट, 7 चौक 28। तो इसका जो यूनिट डिजिट आ रहा है वो हमेशा यूनिट डिजिट पे रहेगा, क्योंकि 2 तो कैरी हो जाएगा, उसके बाद प्लस माइनस करके नंबर आगे बढ़ेंगे। तो जो सबसे पहले जो 2 नंबर होते हैं उनका मल्टीप्लाई करने से यूनिट डिजिट आता है, वो हमेशा यूनिट डिजिट पे रहेगा। यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब ये कह रहा है 945, तो 2 का 2 से ही मल्टीप्लाई होगा हर बार। अब जैसे ये लिखा है 945, तो इसका मतलब क्या है? 57242 इंटू 57242, ऐसे करके ये 945 टाइम्स है, ठीक है। तो यहाँ का 2 है, ये इससे 2 से मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो ऐसे करते करते पूरा मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे अब 2 है, ठीक है। अब हमें क्या पता है? हमें पता है कि 2 की पावर 1 2 होती है, 2 की पावर 2 जो होती है वो 4 होता है, 2 की पावर 3 जो होता है वो क्या होता है? 8 होता है, राइट। और 2 की पावर 4 क्या होता है? वो 6 होता है, ठीक है। ये हमें पता है, ठीक है। अब इसमें देखो आप, अब 2 की पावर
4 जो होता है वो 6 होता है। अब 2 की पावर 5 क्या होता है, वापस से वो 2 आ जाता है, क्योंकि 2 पावर की 5 क्या होगा 32, 32 का यूनिट डिजिट क्या है 2, राइट। तो 2 आ जाएगा यूनिट डिजिट पे। तो अब हमें ये पता है कि 32 का पावर क्या ना 2 की पावर 4 जो होता है वो 6 आता है ना, यूनिट डिजिट पे 6 आएगा। तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे 2 की पावर ये है ना 6 पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मतलब 5 7 2 4, 2 की पावर जो 6 है, राइट, पावर 4 है ना, हाँ पावर 4 जो है वो 6 पे आएगा, राइट। इसको यहाँ ब्रैकेट पे इसको 4 से आप डिवाइड कर देना, 4 से डिवाइड कर दोगे जो भी आएगा x मान लो कुछ भी आएगा, और लास्ट में यहाँ पे क्योंकि 45 है तो 2 से डिवाइड होकर के यहाँ पे 1 ही बचेगा, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 5 7 2 4 2 की पावर 1, क्योंकि यहाँ इवन है तो यहाँ पे एक नंबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा कैलकुलेट ही कर लेते हैं ना, 450 और 22 472, राइट, यही आएंगे इसमें 472 आ जाएगा, और एक यहाँ पे आ जाएगा, नहीं 4 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो 4 से कितना आ जाएगा और कम हो जाएगा ये 15 2 कितने आ जाएंगे अप्रॉक्स, ये 372 आएंगे क्या, नहीं 372 भी नहीं आएंगे, एक तो यहाँ पे आपके 236 आ जाएंगे, राइट, 236 इंटू 4, और ये यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब हमें ये पता है कि यहाँ पे जब 2 की पावर है 2 की पावर 4 जो है वो हमें यूनिट डिजिट 6 देती है, तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं 6 और यहाँ पे 236 इंटू ये आ जाएगा 5 7 2 4 2 की पावर 1, ठीक है। अब यहाँ पे 6 है तो 6 की पावर हमें पता है, 6 की पावर कितनी भी हो हमें यूनिट डिजिट हमेशा कितना देगी 6 देगी, ठीक है, क्योंकि ये देखो आप 6 की पावर 1 6 होगा, 6 की पावर 2 मतलब 6 इंटू 6 कितना आ जाएगा 36 की यूनिट डिजिट 6 है, 6 का क्यूब कर लो आप तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 36 इंटू 6 256 यूनिट डिजिट पे क्या है 6। तो ऐसा आप करते रहो, 6 की पावर 4 मतलब 6 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6 फिर से आ गया, फिर से 36 आएगा, यूनिट डिजिट पे क्या है 6। तो 6 की कोई भी पावर हो हमेशा लास्ट में क्या आता है 6, तो 6 की यूनिट डिजिट हमेशा 236 है तो भी आएगा लास्ट में क्या यूनिट डिजिट 6 आएगा, हमें पता है। इंटू 2 की पावर 2 यूनिट डिजिट पे उसकी पावर 1 है, 2 की पावर 1 क्या देगा 2 देगा, इंटू तो ये क्या आ जाएगा 6 इंटू 2 12, यूनिट डिजिट पे क्या है 2, सिंपल आंसर आ गया आपका इसमें 2। तो ये मैंने इतना कैलकुलेशन वैसे बताया है समझाने के लिए, बाकी एग्ज़ाम में अगर आप इसकी थोड़ी आपको हैबिट है कि अगर ये पावर का कैसे करना है तो आप कर लेते थोड़ा सोच के, अदरवाइज़ ये नंबर सिस्टम वालों में थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको कि थोड़ा सा ये अगर पावर वाली आदत नहीं है आपको, ठीक है, तो उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ये पावर समझने के लिए, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या है ABC और DEF दोनों 3 डिजिट नंबर है, सच दैट ABCDEF आर नॉन डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट, सच दैट ABCDEF ABC प्लस DEF इज इक्वल टू 1 1 1 1। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ABCD प्लस EF। तो क्या लिखा है ABC प्लस DEF, ये क्या है इनका सम करने पे कितना आ रहा है 1 1 1 1 ना, ये आ रहा है, और सारे 3 डिजिट नंबर है और नॉन जीरो है, ठीक है, ये बोला गया है। तो यहाँ पे 1 आ रहा है, राइट, और यहाँ पे क्या है C है ना। तो हमें ये पता है कि अब देखो C और F को मिला के यहाँ पे कोई ऐसा नंबर बन रहा है जिसके यूनिट डिजिट पे 1 आए, राइट, क्योंकि तभी 1 होगा और साथ वाला नंबर तो कैरी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि उसका क्या नाम है 1 आना चाहिए। अब ये देखो ये सारे क्या है नॉन डिस्टिंक्ट नंबर है, ठीक है, नॉन जीरो डिजिट्स हैं और क्या नाम है सारे डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है, डिस्टिंक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सिंगल डिजिट नंबर कौन कौन से हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही हो सकते हैं, सिंपल सी बात है। कौन से दो नंबर को मिला के लास्ट में 1 आता है, 11 आ सकता है या 21 आ सकता है। अगर 9 और 8 को प्लस करेंगे तो भी देखो 21 नहीं आ रहा है ना, तो कितना 17 आ रहा है, तो मतलब 9 8 तो नहीं होगा इसमें मैक्सिमम में, तो मतलब जो होंगे नीचे वाले नंबर होंगे, ठीक है, ऊपर नहीं जा रहा है, तो 21 नहीं आएगा क्योंकि मैक्सिमम हमारा कितना 17 तक ही जा रहा है 9 और 8 को प्लस करने में, तो 17 तो मतलब 21 नहीं आएगा, तो 11 ही आएगा। तो 11 देख लेते हैं कौन कौन से नंबर को प्लस होके आएगा। 9 और 2 को प्लस करके आ सकता है, हाँ आ सकता है, 9 2 11 8 3 11, ठीक है, 7 4 11, ठीक है, 6 5 11, ठीक है, और फिर से वही आ जाएगा 5 6 11, वही चीज़ रिपीट होगी, ठीक है, ये चीज़ें बोली गई हैं। अब हमें ये पता है कि
हाँ ABCD। अब मुझे ये पता है कि अब यहाँ पे अगर 11 आ रहा है तो ये वाले नंबर को मिला के सम जो है B और E को 10 आएगा, तभी तो 1 प्लस हो गए तभी तो 11 आएगा। और A और D को प्लस करोगे तब भी तो फिर 1 कैरी होगा, तभी तो ये 11 ही लास्ट वाला बन रहा है। तीनों में क्या है, इन दोनों का सम क्या है 11 है, और इन दोनों का सम 10 है, इन दोनों का सम भी 10 है, तभी तो एक कैरी हुआ। यहाँ 11 आ गया, 11 एक लिखा तभी एक कैरी हुआ, 10 था प्लस 1 होकर के फिर ये 11 बन गया। ठीक है, तो फिर इन दोनों का सम क्या है 10 है, इन दोनों का सम क्या है 10 है, और इन दोनों का सम क्या है 11 है। राइट, अब ये पूछ रहा है इनका सम क्या होगा, तो सीधे सीधे आप डायरेक्ट कर सकते हो 10 + 10 + 11 20 + 11 31। देख रहे हो, सिंपल डायरेक्टली आ जाएगा आपका बिना इतना दिमाग लगाए। यहाँ पे अगर आप ये चीज़ नहीं कर रहे हो ना तो भी आपको ये देखो सिंपल सा कि A B C और D E F ये दोनों चीज़ लिखी हुई है कि, और ये बोल रहा है कि इन सब का सम जो है 1 1 1 1 आ रहा है। आपको ये बताना है कि A B C D E F का सम क्या होगा। अब देखो C और F को मिला करके यहाँ पे 1 आ रहा है ना, फिर से समझा रहा हूँ कि 1 आ रहा है। तो अब देखो मैक्सिमम नंबर क्या हो सकते हैं, 1 से 9 तक हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि C और F सबसे मैक्सिमम है, 8 और 9 है। तो अगर 8 और 9 को हम प्लस करते हैं तो 17 आ रहा है, तो यहाँ पे 1 आना चाहिए ना लास्ट में, तो 17 आ रहा है। मतलब 8 और 9 मैक्सिमम पे नहीं हो सकते हैं, मतलब ऊपर का 21 नहीं होगा उन दोनों का सम, क्योंकि 1 है तो 21 भी हो सकता है, तो इसलिए हम 21 नहीं मानेंगे क्योंकि मैक्सिमम सम 17 आ रहा है, मतलब 11 ही होगा। राइट, तो 11 होगा यहाँ पे, मतलब इन दोनों का सम क्या है 11 है। अब 11 है तो यहाँ पे भी 1 लिखा हुआ है, तो मतलब 11 है तो 1 है, यहाँ पे एक कैरी गया था तो यहाँ पे मतलब क्या 10 होगा इन दोनों का सम। राइट, इन दोनों का सम 10 होगा तभी 1 आगे कैरी हुआ है। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे भी इसका बोल रहा है कि 11 आया हुआ है लास्ट में इन दोनों का मिला के, तो मतलब यहाँ पे भी कैरी गया हुआ है तभी यहाँ पे आया, तो इसका मतलब इन दोनों का सम क्या था 10 था। और पूछ क्या रहा है इन सब का सम, तो क्या हो जाएगा 10 इन दोनों का प्लस 10 इन दोनों का प्लस 11, सीधे आंसर 31 आ रहा है बिना कैलकुलेशन करे। ऐसा कुछ सिंपल उसको सोच के बस कि उन दोनों का सम 11 था, उसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझ के, तो यहाँ से 31 आ जाएगा आपका। ठीक है, फिर देखो अब ये नंबर है ये 3 डिजिट वाला, ये बहुत डाउटफुल क्वेश्चन है यार, इसको मतलब करने में ऐसा एग्ज़ाम टाइम में तो वैसे कंफ्यूज ही हो जाता है इंसान की, बहुत मुश्किल है कि लाइन ही ऐसी लिखी गई है कि D इज़ अ 3 डिजिट नंबर, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द सम ऑफ इट डिजिट इज़ लीस्ट। ये ऐसी लाइन ही लिखी थी कि आधे लोग इस लाइन में कंफ्यूज हो गए कि ये कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो बोल रहा है कि डिफरेंस आपको बताना है उसके 100 प्लेस के डिजिट का और डिजिट जो यूनिट प्लेस का। ठीक है, वो आपको बताना है। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक 3 डिजिट नंबर है, ठीक है, XYZ, ठीक है, और उसका जब उसको डिवाइड किया जा रहा है उसके सम से x + y + z, तो वो लीस्ट है। लीस्ट है का मतलब वो सबसे कम है कि उसके बाद नहीं कोई कम होगा। राइट, सबसे कम पे वही नंबर आ रहा है। तो इसमें देखो अब अज्यूम कर सकते हैं, जैसे मान लो हमने एक 3 डिजिट नंबर माना, सबसे छोटा है पहले 100, तो क्या हो जाएगा 100 अपॉन वो नंबर, अपॉन में क्या होगा, अपॉन में उनका सम, मतलब 1 + 0 + 0 क्या आ जाएगा 100 अपॉन 1, ये आ जाएगा 100। तो ये बोल रहा है लीस्ट होगा, तो फिर से चेक करते हैं 101 का चेक करते हैं, 100 अपॉन 1 + 0 + 1 ये कितना आ जाएगा 100 अपॉन 2 मतलब 50, तो ये कम हुआ। ठीक है, वो बोल रहा है लीस्ट तक जाना है हमें, तो 100 + 3 करोगे तो 103 अपॉन कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। राइट, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका लगभग 25 और 26 तो नहीं होगा, तो 25 पॉइंट समथिंग आ जाएगा 75। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली ये। अच्छा 100 + 3 है ना, 102 का भी देख लो, 100 + 2 का ये आ जाएगा कितना 102 अपॉन 1 + 0 + 2 मतलब 3 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 90 + 4 30 + 4 34 आ जाएगा ये। राइट, तो ऐसे करके हमें सारा चेक करना है। देखो हमने डिक्रीज़ हो रहा है, पहले 50 था, 100 था, फिर 50 पे आया, फिर 34 पे आया, 2475 पे आया। अब जैसे मान लो अगर हमने 109 का चेक किया, अपॉन 109 का क्या आ जाएगा 1 + 9 10 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 10.9। राइट, 10 से डिवाइड किया 10.9 डाल। अब हम 110 का चेक कर ले रहे हैं, 110 का चेक करेंगे तो 110 अपॉन 1 + 1 2 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा 55, मतलब फिर से वापस बढ़ गया। राइट, तो सबसे लिस्ट कहाँ तक आया था 10.9 पे आया था। राइट, ये किस पे आता है 109 पे सबसे लिस्ट जो आ रहा था। तो इसमें क्या हो जाएगा सिंपली 109 है ना, तो पूछा क्या है 100 प्लेस और यूनिट प्लेस की डिफरेंस, तो यहाँ पे क्या है 9
1 - 9 = -8 आ रहा है, माइनस का है नहीं कुछ, तो इसमें सीधे आप 8 लोगे, राइट। ये डिफरेंस क्या है, 8 यूनिट्स का है, तो 8 आंसर आ जाएगा इसमें आपका सीधा सी। देख रहे हो इसमें क्या था, सिंपली एक प्लस माइनस था, ये आपको प्लस माइनस करके और जो क्वेश्चन लिखा उसको थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ सोचना था कि क्या चीज़ वो कहना चाह रहा है और क्या करना है हमें। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को थोड़ा जब समझने लगोगे ना, तो और वो प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ पे काम करना बंद कर देता है, क्योंकि इतनी कॉम्प्लिकेटेड मैनर में लिखा होता है ना कि डी इज़ अ 3 डिजिट सम हुज रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द सम ऑफ डिजिट इज़ लीस्ट। तो देख रहे हो कितनी मतलब इतनी टेक्निक ऐसी लैंग्वेज में लिखा है कि इंसान देख के वैसे डर जाए। तो ऐसे ही होता है, लेकिन क्वेश्चन सिंपल हैं सारे जो करने लायक है, राइट। बस ये कि उस टाइम पे समझ नहीं आ रहा था कि करें क्या, तो इस वजह से रह गए। फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब ये देखो, अभी क्वेश्चन लिखा है कि 3 of the 5 पॉजिटिव इंटीजर पी क्यू आर एस टी आर गिवन एंड 2 of them आर ऑड, नॉट नेसेसरली नॉट कंसिडर द फॉलोइंग। ठीक है, अब यहाँ लिखा है कि P + Q + R - S - T ये डेफिनेटली इवन है, ये आपको बोल रहा है, तो आपको चेक करना है कि डेफिनेटली इवन होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि 3 इसमें से ऑड हैं, ठीक है, 3 इवन है, हाँ 3 इवन है और 2 ऑड है, ठीक है। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P + Q + R - S + T, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस माइनस क्योंकि माइनस ही हो जाए आगे चल के। तो अब ये देखो, ये एक रूल होता है, लाइक थोड़ा सा अगर आपने कभी ध्यान दिया हो कि ऑड में जब ऑड नंबर को प्लस करते हैं तो इवन आ जाता है, क्योंकि ऑड आधा है और ऑड ये वाला भी आधा आधा मिलके दोनों एक बना देंगे तो वो 2 बन जाएगा, दोनों में एक एक प्लस होते हैं तो ये हो जाएगा। और अगर ऑड में इवन प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, ऑड में इवन प्लस होगा तो ऑड आ जाएगा, राइट। इवन में अगर इवन प्लस करोगे तो क्या आएगा, इवन ही आएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक रूल होते हैं जो ऐसे मतलब आप सिंपली भी देख सकते हो, ठीक है। अगर ऑड में से ऑड माइनस करोगे तो क्या इवन आ जाएगा, इवन में से इवन माइनस करोगे तो इवन आ जाएगा, राइट। ऑड में से अगर इवन माइनस करोगे तो क्या आएगा, तो भी ऑड आएगा, राइट। तो ये चीज़ होती है कि जहाँ पे अगर एक भी अगर ऑड आ गया इवन आ गया तो वहाँ पे ऑड आएगा, ठीक है। बाकी अगर दोनों सेम है तो इवन ही आता है सिंपली, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अब ये लिखा है PQ + R - S + T, ये चीज़ है इक्वेशन जो दी हुई है। अब ये हमें देखना है कि डेफिनेटली इवन होता है कि नहीं। तो पहली सिचुएशन क्या मानते हैं, तो यहाँ पे 3 सिचुएशन हो सकती है कि S और T जो हैं, कि S और T जो होंगे वो क्या नाम है, दोनों इवन, दोनों क्या नाम है ऑड होंगे। पहली सिचुएशन दोनों ऑड होंगी। दूसरी सिचुएशन कि एक इवन होगी एक ऑड होगी, ठीक है। और तीसरी सिचुएशन क्या बोल रही है, तीसरी सिचुएशन कह रही है, तीसरी सिचुएशन क्या होगी, एक दोनों ऑड हैं, एक इवन है एक ऑड है, ठीक है। और क्या हो जाएगा, दोनों इवन है अगर मान लो, ठीक है। ये 3 सिचुएशन ही बन सकती हैं S और T के लिए। तो यहाँ पे आप देखो P + Q + R, PQR पहली सिचुएशन हम ये मानते हैं कि ये दोनों ऑड हैं, तो ये तीनों क्या होंगे, इवन होंगे। तो इवन + इवन + इवन, इवन का क्या होगा सम, इवन ही आएगा, कितने भी प्लस कर लो। माइनस ऑड + ऑड, ऑड + ऑड हमें क्या पता है इवन हो जाता है, राइट। ये 2 नंबर ऑड हैं, जैसे मान लो क्या है 3 और 7, तो कितने आ जाएगा 10, इवन आ जाएगा ना, क्योंकि इसमें भी 1 प्लस है इसमें भी 1 प्लस है, दोनों मिला के 2 हो जाएगा तो इवन बन जाएगा। तो और ये इवन फिर इवन है, इवन माइनस इवन आ जाएगा, इवन माइनस इवन क्या होता है, इवन ही होता है हमेशा, राइट। तो क्या पहला वाला क्या हुआ, हमेशा इवन आ गया। अब दूसरा सिचुएशन चेक करते हैं कि एक इवन होगा एक ऑड होगा, ठीक है। तो P + Q + R, तो PQ में अब एक इवन है एक ऑड है, तो यहाँ पे भी क्या होगा P + Q, मान लो PQ यहाँ पे एक ये इवन है और ये एक ऑड हो गया, अब इसमें एक इवन होगा और एक ऑड हो जाएगा, ठीक है। तो PQ क्या है, PQ इवन है, इवन + इवन इवन आएगा, और इवन और R क्या ऑड है, तो इवन + ऑड क्या हो जाएगा। थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो लगेगा कि अभी इवन ऑड में ऐसे बता रहा हूँ, लेकिन यही परफेक्ट वे है इसको सॉल्व करने का, थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो PQ क्या होगा, इवन + इवन इवन आ जाएगा, R क्या है ऑड है तो प्लस ऑड हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या है S क्या है, हमने ऑड माना है, T को इवन माना है, तो ऑड में से इवन माइनस करोगे ऑड आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है इवन और प्लस ऑड, इवन में से ऐड ऑड को ऐड करोगे तो ऑड ही आएगा, माइनस ऑड, ऑड को माइनस करोगे, ऑड में से ऑड माइनस करोगे हमेशा तो इवन आएगा, सिंपल सी बात है। तो इसमें भी इवन आ रहा है दूसरे वाले केस में, और ऐसे तीसरा वाला केस जहाँ पे दोनों को इवन माना है, हमने दोनों को इवन माना है, मतलब शुरुआत में जो ये PQR है, PQR में 2 ऑड होंगे तो एक इवन है प्लस 2 ऑड हैं, तो ऑड + ऑड इवन बन जाएंगे, माइनस
उन दोनों में इवन है, इवन प्लस इवन इवन होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इवन प्लस इवन, यहाँ पे भी इवन हो जाएगा, माइनस इवन तो भी इवन आ रहा है, राइट। तो ये सिंपली ये क्या होगा, तो तीनों में इवन आ रहा है, तो मतलब पहली स्टेटमेंट डेफिनेटली करेक्ट है। ये सिंपल सा है, थोड़ा ऐसा डिफिकल्ट लग रहा होगा कि इवन ऑड कितना कन्फ्यूजिंग है, बट इसको थोड़ा सा अगर समझोगे कैसे मैंने किया है तो वो चीज़ हमारे लिए सिंपली करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी सिचुएशन कह रही है कि ये 2p प्लस क्यू प्लस 2r प्लस t माइनस 2s, यही चीज़ लिखी है, मैं माइनस लास्ट में बस कर दे रहा हूँ, ये डेफिनेटली ऑड होगी। तो इसमें भी देख लो, अब इसमें देखो कोई भी अगर ऑड है, ऑड को अगर दुगना किया जा रहा है तो क्या इवन हो जाएगा, वो सिंपल सी बात है। लेकिन इवन है, अगर इवन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी वो इवन ही रहेगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम ये मान सकते हैं कि पहली चीज़ कि ये 2 से जो मल्टीप्लाई किए गए नंबर हैं ये पहले क्या है, इवन है, ठीक है। ऑड मान लो तो आप, तो ऑड में अगर आप देख लो तो इसमें क्या हो जाएगा कि अगर आपने इन दोनों को इवन मान लिया कि जो 2 नंबर मल्टीप्लाई किए हुए हैं वो इवन आ गए हैं, तो ये देखो इवन है। अगर 2 मान लो, ये एक ही क्या नाम है, ये 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ ये एक इवन है और ये वाला ऑड है, ठीक है। तो क्या ले लिया, मतलब ये दोनों ऑड हैं एक तरीके से, ये मान रहा है P और S। तो यहाँ पे 2 को क्या नाम है कर देंगे ऑड को, तो 2 इंटू ऑड इवन आ जाएगा, प्लस क्यू भी हमने इवन ही है, प्लस 2r इवन होगा, प्लस टी भी इवन में आएगा, माइनस 2 ऑड है तो ये भी इवन बन जाएगा, राइट। तो क्या हो जाएगा, ये सारी चीज़ क्या है, इवन प्लस इवन प्लस इवन इवन माइनस इवन, तो ये भी तो इवन ही आ रहा है, राइट। तो इसमें क्या, पहले वाले में तो इवन ही आएगा, और यहाँ लिखा डेफिनेटली ऑड, तो ऐसा आंसर तो नहीं आ रहा है। इसमें क्या होगा फिर 1 ओनली, ठीक है। अब देखो ये वाला भी, इसमें भी क्या करना है आपको, बस वैल्यू रख करके देख लेनी है कि P प्लस C प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, एक प्राइम नंबर उठा लो एक कंपोजिट नंबर उठा लो, उसकी बस वैल्यू रख दो, यहाँ पे इवन आता चला जाएगा, और जो भी ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें आपको सामने दिख जाएगा। जैसे P प्लस C, एक प्राइम नंबर उठाना है एक कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर मान लो 3 उठा लिया, कंपोजिट नंबर 6 उठा लिया, 3 + 6 9 अपॉन P माइनस C, 3 - 6, तो 6 + 9 3 - 3 ये आ जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ये कैन बी इवन, तो यहाँ पे ऑड आ रहा है तो यहाँ पे कैन बी इवन लगा है, तो एक बार फिर चेक कर लेंगे ऐसे नंबर जिससे कि इवन आ सके। तो मान लो प्राइम नंबर हमने क्या ले लिया इस बार, कौन सा, मान लो 17 ले लिया, प्लस कंपोजिट नंबर एक लेना है तो मान लो 9 ले लिया, अपॉन 17 - 9, तो यहाँ पे 17 + 9 कितना आ गया 26, और 17 - 9 कितना आ गया 8, राइट। तो ये क्या है, ये तो कट जाएगा, और 2 से 13 और 4 आ गया ऐसे, राइट। तो ये भी इवन में आ जाएगा वैसे, तो इवन भी आ सकता है ऑड भी आ सकता है, कैन भी लिखा हुआ है तो कैन भी तो हाँ इवन आ सकता है, बिल्कुल इवन आ जाएगा। 2p + C, 2p मतलब 2 इंटू प्राइमरी नंबर, तो प्राइमरी नंबर मान लो 3 मान लिया है, 2 इंटू 3 प्लस एक कंपोजिट नंबर कोई भी 6 मान लो, 2 इंटू 3 6 + 6, तो ये इवन आ रहा है वैसे। तो कैन भी ऑड लिखा है, तो कोई ऑड की सिचुएशन हमें देखनी है, अगर एक भी ऑड की सिचुएशन आ गई तो क्या स्टेटमेंट सही हो जाएगी। 2 इंटू 5 प्लस कोई भी कंपोजिट नंबर 9 मान लो, तो कितना आ गया 10 + 9 19 आ रहा है, हाँ तो कैन बी ऑड, तो ऑड हो सकता है, पॉसिबिलिटी बन गई। और P इंटू सी कैन बी ऑड, तो P इंटू सी आपको करना है जो ऑड आए, तो इसमें क्या होगा, मान लो 5 है, 5 इंटू कंपोजिट नंबर एक उठा लिया 9, 5 × 9 = 45, हाँ ऑड आ रहा है तो कैन बी ऑड, तो हाँ एक ऑड आ गया, तो 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट सही है। एक भी स्टेटमेंट अगर एक भी ऐसा क्या नाम है सोल्यूशन आ गया जो क्या नाम है इवन है या ऑड है, कैन भी लिखा हुआ है ना, डेफिनेटली नहीं लिखा है, डेफिनेटली होता तो फिर हो जाता वो। अब देखो जैसे ये नंबर है 3 डिजिट नंबर ABC है विथ, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा वैसा है कि थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेट कर देगा, लॉजिक से हो सकता है, बट आई थिंक इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाए कि एग्ज़ाम हॉल में ये थोड़ा करना मुश्किल होता है ऐसे क्वेश्चंस को। जैसे ABC है लिखा ऑन मल्टीप्लिकेशन विद डी से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है वो 37DD आता है। तो आपको बताना है ABCD जो है ये 9 डिफरेंट नॉन जीरो डिजिट्स हैं, ठीक है। तो वैल्यू क्या होगी ABC की, A + B + C की वैल्यू क्या होगी, राइट। तो हमें ये बताना है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि ये इससे मल्टीप्लाई करके सेम नंबर ही आ रहे हैं, और यहाँ पे 37 दिया हुआ है, तो सबसे बड़ा नंबर अगर 900 है, ठीक है, 9 3 डिजिट्स में अगर मैं मानूँ ऐसे
904 करोगे तो 3600 आएंगे, राइट। तो ये नंबर मतलब कि 900 समथिंग में ऐसा कुछ हो सकता है कि जिसके मल्टीप्लाई करने पे आ रहा हो, राइट। तो ऐसे करके निकालना पड़ेगा आपको, हर एक सिचुएशन देखने। तो ये थोड़ा लंबा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा उसमें टाइम देना पड़ेगा एग्ज़ाम हॉल में, तो वो ये उस बेसिस पे करना थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि XYZ के फॉर्म में है, ये किस नंबर से डिविजिबल होगा, राइट। तो इसमें देखो, इसमें क्या होगा, XYZ है, तो XYZ ऐसे नंबर कोई भी होते हैं, या तो फिर ऐसा नंबर हो XXXXXXX, ये जो नंबर होते हैं ऐसे नंबर हमेशा किससे डिवाइड होते हैं, 7, 11 और 13, 3, 7, 3, 13, 11, 33, 37, इन सब से ये डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा आप लिख सकते हो अपने कॉपी में, अगर आपको कहीं नोट्स बनाना हो तो उससे आप ये लिख सकते हो कि 3 × 7 × 11 × 31 × 37, ठीक है। ये नंबर हमेशा इससे डिवाइड होते हैं। तो ये चीज़ अगर आपको पता है थोड़ी, तो आप ऐसे कर सकते हो इसको, नहीं तो फिर आपको ऐसे डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि जो नंबर है वो किस किस से होता है। तो फिर ऐसा आप लिख सकते हो 1 2 3 1 2 3, इसको 7 से चेक कर लिया, फिर 11 से चेक कर लिया, फिर 13 से चेक कर लिया, ठीक। तो फिर नहीं तो आपको ऐसे हर एक सिचुएशन को चेक करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। बाकी ये जो नंबर होता है जैसे XYZ है, ठीक है। तो एक ही नंबर होता है, उसका ये मल्टीप्लिकेशन होता है बार बार लिखा हुआ, ठीक है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इसमें नंबर सिस्टम में थोड़े से कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको ज़रूरत पड़ेंगे। बाकी तो फिर देखो, जैसे ये 18 वाला क्वेश्चन देखो, 125 आइडेंटिकल क्यूब्स हैं, 1 आइडेंटिकल क्यूब्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, हाउ मेनी क्यूब्स आर सराउंडेड बाय द अदर क्यूब्स फ्रॉम द ईस्ट साइड, ठीक है। अब इसको देखो, आपको थोड़ा दिमाग में इमेजिन करके बनाना पड़ेगा। वैसे फॉर्मूला भी है ऐसा कि लाइक क्यूब है, 125 पीस हैं, 125 है तो और क्यूब क्या होता है, वो होता है A का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ 125 है तो मतलब ये 5 का क्यूब होगा, 5 × 5 × 5 कितना होता है, 125 होता है। ये तो सिंपल सा। अब ये बोल रहा है कि यहाँ में से सराउंडेड बाय द अदर क्यूब्स फ्रॉम द ईस्ट साइड, तो इसमें आपको बताना है। तो इसमें सराउंडेड में से क्या है, एक साइड इधर से होगा, एक साइड इधर से होगा, बीच में ये क्यूब होगा, तो -2 कर दो तो क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब बचेगा। ये कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 सीधे आंसर आ जाएगा इसका आपका ऐसे, ठीक है। और ये तो थोड़ा चलो फॉर्मूला बेस्ड मैंने आपको बता दिया। इनकेस अगर ऐसे नहीं आ रहा आपको नहीं समझ में आ रहा सिंपली तब कैसे करना होता है, ये तो वैसा है कि फॉर्मूला अगर नहीं आ रहा तो देखो, एक क्यूब बना लिया, ठीक है, ये हो गया एक क्यूब, ठीक। अब ये बोल रहा है कि ये 125 पार्ट में डिवाइडेड है, तो 125 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। तो 125 पार्ट में है तो हर जगह हम हर की साइड जो 5-5 होगी, ठीक है। ये थोड़ा नॉर्मल है कि 5-5-5 होगी, तभी तो 125 आया, 5 का क्यूब होता है। तो मतलब हर जगह पे कितने लाइन कट मारे जाएंगे, 4 कट। जितने साइड होती है ना, साइड अगर 5 है तो कट उस पर 4 लगेंगे, तभी तो 5 पीस में डिवाइड होगी। तो जैसे एक लाइन हो गई ये, 2 लाइन हो गई ये, तीसरी हो गई ये, चौथी हो गई ये, ओ ज़्यादा पास हो गई, दूर बना देता हूँ थोड़ी, ठीक है। दूसरे कलर से बना देता हूँ उनको। तो एक हो गई ये, दूसरी हो गई ये, तीसरी हो गई ये, चौथी हो गई ये, ठीक है। तो 4 कट लगा दिया हमने। इससे कितने हो गए, 5, 1 2 3 4 5, हाँ। और सेम ऊपर से भी लगाएंगे, ये थोड़ी मिक्स, ओ 4 है ना, हाँ। इसमें मान लो ये कलर ले लेते हैं, तो 1 2 3 4, ठीक है। 4 कट ऊपर लग गए, तो ये भी यहाँ से आ जाएंगे, 1 2 3 और 4, ठीक है। ये हो गए। अब ऐसे ही एक कट और इसमें लगेगा इस साइड पे कि 1 2 3 4 और एक ऐसे ही हो जाएंगे, 1 2 3 ये 4, ठीक है। ये हो गए पूरे। अब ऐसे ये पूरा क्यूब हो गया है, ठीक है। हर एक में कितने 25-25 सेट के ऐसे 5 सेट है,
1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे 25 हर लाइन में 25 हैं। अब ये बोल रहा है कि 125 आइडेंटिकल क्यूब्स हो गए, वो अरेंज हुए क्यूबिकल फॉर्म में। हाउ मेनी क्यूब्स आर सराउंडेड बाई द अदर क्यूब्स फ्रॉम ईच साइड। तो ईच साइड से कितने, एक इन साइड में एक क्यूब होगा, वो हर साइड से सराउंडेड है। तो वो जो अंदर वाला क्यूब है ना, हाउ मेनी क्यूब्स आर सराउंडेड बाय द अदर क्यूब्स फ्रॉम द ईच साइड, जो हर चारों साइड से क्यूब से ढके हो, तो इसके अंदर होंगे पूरे वो क्यूब, ठीक है। तो ऊपर वाली लेयर एक हटा दो, ऊपर वाली लेयर, क्योंकि उसके अंदर होंगे तो वो सराउंडेड होंगे। 1 2 3 4 5, तो ये 5 जो है और ये 5, 1 2 3 4 5, 5 50 25। तो ऊपर वाली लेयर से 25 माइनस हो जाएंगे, नीचे वाली लेयर भी चली जाएगी क्योंकि वो सराउंडेड में आएगी। 1 2 3 4 5, और यहाँ से भी 1 2 3 4 5, 5 50 25, तो 25 25 50 तो यहीं से निकल गए, ठीक है। अब देखो ये वाले जो क्यूब है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये जो 15 वाले क्यूब इधर है और 15 उधर साइड से भी होंगे, ठीक है। तो 15 ये हो गए इस साइड के, 15 इस साइड के हो गए, ठीक है, ये दोनों आ गए। फिर 15 और कितने हो गए, 15 15 30, ठीक है, 30 ये हो गए, और 50 वो थे, 80 हो गए, ठीक है। और इस साइड का हो गया, इस साइड का हो गया, ऊपर के हो गए, ऊपर से यहाँ हो गए। अब फ्रंट में देख लो, फ्रंट से भी वही होगा, सेम सेट कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 और 15 यहाँ से भी आप निकाल दोगे। नहीं, यहाँ 15 नहीं निकलेंगे यहाँ तो, क्योंकि सामने वाले निकलेंगे, ये वाले लेयर तो ऊपर पहले की निकल चुकी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 यहाँ होंगे, और 9 9 और 9 9 9 पीछे वाली साइड पे होंगे। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 18, ठीक है, आगे और पीछे का मिला करके। तो कितने हो गए ये, 25 25 50 50 और 30, 90 90 और 18, 108, राइट। हाँ, तो ऐसे देख लो, इसमें हाँ ये हो जाएंगे 25 ऊपर वाली लेयर ये चली गई पूरी, 25 ये वाली लेयर चली गई, ठीक है। और यहाँ पे कितने बचे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 15 ये सामने वाले इस रो में आ गए, और 15 पीछे वाली रो में आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से सिर्फ ये मिडिल वाला पोर्शन बचेगा, क्योंकि ये इसमें ऑलरेडी काउंट हो चुका है। तो यहाँ पे 9 आएंगे, 9, ठीक है, और 9 उधर से भी आ जाएंगे, इसकी इस वाली साइड से। तो कितने हो गए, 25 25 50, 15 15 30 प्लस 9 9 18, कितने आ गए, 98 क्यूब्स जो होंगे सराउंडिंग वाले होंगे। तो 125 है टोटल, 125 में से 98 माइनस करोगे तो आपके कितने आ जाएंगे, 97, अरे सॉरी 27 क्यूब्स। ये तो एक तरीका है ऐसे इमेजिन करके। अब इसको ऐसे मैंने दिखाया है तो आपके मन में थोड़ा वो भी हो रहा होगा कि ये कैसा है, मतलब समझ नहीं आ रहा होगा। तो इसके लिए यार देखो, थोड़ा सा मेंटल चाहिए कि आपको मन में ऐसा पूरा क्यूब इमेजिन करना पड़ेगा, वो 25 ब्लॉक्स में हो, राइट। तो सीसैट इज़ ऑल अबाउट अ एप्टीट्यूड गेम। तो आपको अपने मन में वो चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसमें कोई वो नहीं है, इसको बस आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है जो आपको चेक कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सीसैट इज़ नॉट लाइक दैट हलवा कि आज बनाया रात में काटो घोलो लगा लो, सिंपल सा काम, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आपके होगी इसमें, और इस पता है इन सारे क्वेश्चंस के लिए कोई फॉर्मूले नहीं मिलेंगे आपके लिए। अब जो पहले मैंने आपको बताया कि 5 क्यूब है, उसमें से 2 साइड इस माइनस कर दो तो 3 क्यूब बचेगा बस, राइट, क्योंकि 2 साइड से सराउंडिंग होगी वो हर जगह 5 पार्ट में है। तो एक साइड इधर वाला होगा, इधर वाला सराउंड करेगा, बीच के 3 पार्ट रिमेनिंग रह जाएंगे। तो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको इमेजिनेशन चाहिए होगी क्यूब की। तो ऑल अबाउट इमेजिनेशन, कोई फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस नहीं है। अब ये देखो, इन हाउ मेनी 8 डिस्टिंक्ट नंबर कैन बी फाउंड बाय रीअरेंजिंग द डिजिट्स ऑफ द नंबर 1 1 2 2 3 3 4 सच दैट ऑड डिजिट्स ऑक्यूपाई ऑड पोजीशन एंड इवन ऑक्यूपाई इवन पोजीशन, ठीक है। तो 8 डिजिट्स हैं, प्लेस कितने हैं, 8 4 1 2 3 4। अब ये कह रहा है कि ऑड को ऑड पे आना है, इवन को इवन पे आना है। तो 1 यहाँ आ सकता है, 1 यहाँ आ सकता है, ठीक है, 3 यहाँ आ सकता है, 3 यहाँ आ सकता है, 2 यहाँ आ सकता है, 2 यहाँ आ सकता है, 4 यहाँ आ सकता है, 4 यहाँ आ सकता है, राइट। तो ऑड नंबर कितने हैं टोटल, 1 2 3 4, ठीक है, 4 हैं टोटल। तो इन चारों को 4 तरीके से अरेंज किया जा सकता है। तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा अपॉन, फिर अब देखो ये है अब ये वर्ड भी रिपीटेड है, 1 2 बार आया हुआ है, तो 2 फैक्टोरियल अपॉन डिवाइड ओवर रिपीटिशन के लिए 3 × 3 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। और सेम इवन के लिए करोगे तो इवन भी 4 नंबर है, 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 2 बार रिपीट हुआ पड़ा है,
4 भी 2 बार रिपीट हुआ है तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इसको आपको सॉल्व कर लेना है बस। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 से 3 कट जाएगा अपॉन 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 4/2 इंटू यहाँ पे 4, यहाँ भी सेम होएगा। अच्छा 3 फैक्टोरियल क्यों लिखा है यहाँ, तो 2 फैक्टोरियल होगा ना। हाँ तो 4 इंटू 3 अपॉन 2, हाँ 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा ये, 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू यहाँ पे 4 आ जाएगा इंटू 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 कट जाएगा और अपॉन 2 बचेगा। 4 3 12/2 6, 4 3 12/2 6, 6 6 आगे 36, तो 36 इसका आंसर आ जाएगा आपका सीधा ऐसे। और ये फैक्टोरियल अगर आपको नहीं पता है तो फैक्टोरियल पढ़ने के लिए यार थोड़ा उसे मुझे लंबा पढ़ाना पड़ेगा आपको। सिंपल सी चीज़ है फैक्टोरियल की, एक चीज़ को कितनी बार अरेंज कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो इवन है तो इवन नंबर इवन जगह आ सकते हैं, तो यहाँ पे जैसे इवन है 2 है, ठीक है। 2 पे कौन, यहाँ पे इस प्लेस पे कौन कौन सा आ सकता है, एक तो ये वाला 2 आ सकता है, एक ये वाला 2 आ सकता है, ठीक है। एक ये वाला 4 आ सकता है, एक बार ये वाला 4 आ सकता है। एक प्लेस पे कितनी जगह चीज़ें आ सकती हैं, 4 चीज़ें आ सकती हैं। ऐसे इवन वाले पे भी यहाँ पे भी एक ये आ सकता है, 3 3 ये भी आ सकता है, क्योंकि ये ऑड प्लेस है तो ऑड पे सारे चारों ऑड आ सकते हैं, तो 4 आ जाएगा इसका भी 4 फैक्टोरियल, ठीक है। और बाकी रिपीटिशन इसमें है कि जैसे ये दोनों सिमिलर हैं, 2 बार आए तो इसीलिए 2 से डिवाइड कर दिया 2 फैक्टोरियल से, और इसको भी था जैसे 4 4 2 बार आए तो 2 फैक्टोरियल इसके लिए भी डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा ये, तो इसके लिए थोड़ा सा होगा। बाकी अगर मैं देखूँगा टाइम मिला तो ये एक बार मैं पढ़ा दूँगा अलग से, ठीक है। अब ये देखो ये क्वेश्चन भी कितना इजी है। ABC वर्किंग इंडिपेंडेंटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 6 एंड 12 डेज रिस्पेक्टिवली ऑन मंडे। तो ये देखो ये क्वेश्चन तो वैसे हो जाएंगे इसमें, अगर आपने अब तक ले मोस्टली लोगों ने कर भी लिया होगा। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है सिंपल सा, लाइक अगर आपने CSAT पढ़ा है प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये तो क्वेश्चन तो हो जाएगा आपसे। तो सीधे बता देता हूँ, वर्क फिनिश्ड ऑन थर्सडे विल बी फिनिश्ड इन 10 डे नहीं होगा इसमें, 11 डे आएगा आंसर, और थर्सडे को वर्क फिनिश होगा तो ओनली 1 आएगा इसमें। बाकी इसको सॉल्व कर लेना, इन तीनों का एक कॉमन ले लेना LCM, वो टोटल यूनिट्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है 16 8 और 12, तो इसके हिसाब से 48 यूनिट आ जाएंगे, ठीक है। टोटल वर्क मान लेना, फिर निकाल लेना कि एक दिन में कितना काम कर सकता है, B ने एक दिन में कितना काम कर सकता है, C कितना कर सकता है। तो A की आ जाएगी आई थिंक 6 यूनिट काम, B की आ जाएगी 3 यूनिट, और 12 की आ जाएगी 4 यूनिट काम, ठीक है। तो टोटल 48 डे करने हैं, तो कितने कितने दिन अलग अलग होंगे। तो पहले 6 डे, फिर 4 डे, फिर 3 प्लस 4, तो कितना आ गया 6, फिर आ जाएगा 6 3 9 9 4 13 13, मतलब 3 दिन में काम हो जाएगा ये, ठीक है। फिर 6 फिर 4 प्लस 3, फिर 6 प्लस 4 प्लस 3, तो कितना आ गया, तो ये कितना था 13 था ना, 13 13 13, 39 यूनिट काम हो गया आपका, ठीक है। फिर क्या, फिर से 6 आएगा, फिर 4 आएगा, तो कितना 6 यूनिट ये आ गया, कितना आ गया 45 आ गया, 45 प्लस 4, तो इस दिन तक आपका काम 11वें दिन आपका कंप्लीट हो जाएगा ये, ठीक है। सिंपली ऐसे तो कोई बता दिया सर, बाकी कैलकुलेट खुद से भी कर लेना एक बार इसको, तो आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, इफ़ PQR इज़ अ डिस्टेंस इन सिंगल डिजिट नंबर देन व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ PQR। सिंगल डिजिट बार है तो सिंगल डिजिट क्या क्या हो सकती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9। अब ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ P प्लस Q इंटू R इंटू S। ग्रेटेस्ट वैल्यू तो सबसे बड़े नंबर हम लेंगे, राइट, जो मल्टीप्लाई करने पे हों। तो हम 4 नंबर यहाँ से उठा ले रहे हैं, कौन कौन से, 6 7 8 9, ठीक है। 4 सबसे ग्रेटेस्ट, तो ये P को हम 6 मान ले रहे हैं, 6 प्लस 7 और फिर 8 प्लस 9 ये मान ले रहे हैं, तो क्या होगा, ये आ जाएगा 7 6 13 गुड़े 8 और 9 17, ये कितना आ जाएगा 2 2 1। तो अब लगेगा आंसर आ गया आपको, तो आप ये कर लोगे। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा और भी चीज़ों को चेक किया करो, क्योंकि एग्जामिनर बहुत घुमाता है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 8 प्लस 6 को ले लिया और यहाँ पे 9 प्लस 7 ले लिया, कितना आ जाएगा 8 6 14 9 7 16, 14 और 16, हाँ कितना आ जाएगा 224 आ जाएगा इसमें। देखो फिर से यहाँ ऑप्शन में ये भी दिया हुआ है और ये उससे बड़ा है ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो लगेगा ये वाला आंसर होगा। लेकिन फिर से एक बार चेक करो, 9 प्लस 6 और 8 प्लस 7 क्या हो जाएगा, 9 6 15 इंटू 8 7 15, 15 गुणे 15 225। फिर देखो और बड़ी एक वैल्यू आ गई, तो आंसर क्या होगा 225।
और याद रखना जो भी अगर एक छोटी वैल्यू है और एक बड़ी वैल्यू जैसे 18 और 17 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका सम और जो सबसे ग्रेटेस्ट सम होगा ना वो सेम सम का मल्टीप्लाई होगा। जैसे 18 करोगे तो ज़्यादा आएगा एज कम्पेयर टू 17 × 18 करो, या फिर अगर आप इसको ये देख लो जैसे 15 × 19 करो, राइट। तो ये हमेशा आप क्योंकि 18 और 18 बीच का है ना मिडिल, तो इस वजह से उसमें आपका हमेशा बराबर आएंगे, ठीक है। और अब देखो ये क्वेश्चन भी मैंने बता दिया, सिंपल सा था। थोड़ा अगर लॉजिक लगाते, थोड़ा सा मतलब ऐसा सोचते कि 4 नंबर को बड़े नंबर को मान लेता हूँ फिर आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ सिंपली, तो आ जाता। अब ये लिखा है अ नंबर n इज़ फॉर्म्ड बाय राइटिंग n को 99 टाइम्स, व्हाट इज़ द रिमाइंडर n डिवाइडेड बाय 33। तो 33 से अगर n को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो 33 का अब जैसे आप इसको फिर आपको 33 से आप डिवाइड करके एक बार देख लेते तो आपको इसमें थोड़ा आसानी हो जाती, राइट। बाकी इसमें देखो कैसा हो सकता है, डिविज़ल का जब भी आए तो जैसे 13 का एक रूल है, शॉर्ट फॉर्म के लिए मैं बता देता हूँ जल्दी के लिए, अगर जल्दी में आपको करना हो तो कॉपी में नोट कर लेना। बाकी एक सी सेट की अगर PDF हुई तो उसमें मैं डिविजिबिलिटी रूल डाल के कर दूँगा। तो कोई भी नंबर अगर वो जैसे 13 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो उसका कोड कैसे होता है 1 1 4 3 -1 -4 -3, ठीक है। अब यहाँ पे 9 लिख लो, 9 9 9 9 9, अगर ये चारों क्या नाम है ऐसा उससे 0 आ जा रहा है तो वो डिविजिबल हैं। तो ये क्या है 1 × 9 9 आ जाएगा, प्लस 4 × 9 कितना हो जाएगा 36, प्लस हाँ ठीक है 3 × 9 27 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस है, -9 -36 -27, तो देखो 20 ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 0 आ रहा है परफेक्टली। तो मतलब 6 बार 9 जो है ये डिविजिबल है 13 से, ठीक है। अब यहाँ पे दिया क्या है 99 टाइम्स, तो हमें ये पता है कि 6 बार 9 जो है 1 2 3 4 5 6, इससे हमें ये पता लग गया कि 6 बार 9 जो है वो 13 से डिवाइड हो जाता है पूरा, ठीक है, और 0 आता है। तो ऐसे करके 6 का हम पूरा बना लेंगे जो 13 से पूरे डिवाइड होंगे, राइट। तो इसका मतलब होगा क्या 96 तक तो आपके पूरे 6 से डिवाइड हो जाएंगे क्योंकि 96 6 की टेबल में आता है, ठीक है। तो 96 तक तो पूरे आपके डिवाइड हो जाएंगे, उनका रिमाइंडर 0 आएगा, आपको रिमाइंडर निकालना। अब बाकी के बच गए 3 9 9 9, इन 9 9 को अब आपको 13 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो बाकी रह जाएंगे। तो इसको जब आप 9 9 9 को 13 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या बचेगा 7 से जाएगा 21 आएगा, बच गया 91 आएगा, किया 8 आया 9 आया, फिर आप करोगे 6 ले जाओगे क्या आएगा 78 आएगा, फिर 11 आपका बच गया, 11 आपका रिमाइंडर आ जाएगा इससे सीधा, ठीक। तो ऐसे भी थोड़ा सोचना था। बाकी अगर ये डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता था तो फिर कैलकुलेशन निकालनी पड़ती है आपको पूरी, तो डिविजिबिलिटी रूल थोड़े फ़ायदे में आ जाते हैं, ठीक है। थोड़े ये बता रहा हूँ नंबर सिस्टम वाले जितने क्वेश्चंस होंगे ना उसमें थोड़ा फार्मूला आपका बेसिक्स का ज़रूरत होगी, ठीक है। तो और बाकी नंबर्स में उतना नहीं होगा। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो 8 डिजिट ऑफ अ 9 डिजिट नंबर इज़ 1, कि 9 डिजिट नंबर है और सारे डिजिट 1 है, 1 1 1 1 1 1 1 1 ऐसे करके 9 10 से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक हो जाएंगे, ठीक है। फिर देख कर 4 4 1 हाँ 9, ठीक है 9 है। और ये कह रहा है कि इसको जब ये खुद से ही मल्टीप्लाई किया गया, मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ, व्हाट इज़ द सम ऑफ द डिजिट रिजल्टिंग, तो रिजल्ट में जो डिजिट आएगा उसका सम क्या होगा। तो आपको इसको इस नंबर को ही आपको 1 1 1 1 1 1 1 1 इससे मल्टीप्लाई करना है और आपको बताना है ये जो डिजिट आएगा इसका सम करने पे कितना आएगा, ठीक है, जो पूरे डिजिट्स आएंगे उनका। तो सिंपली ऐसे नंबर में क्या करो, सबसे सिंपल केस से स्टार्ट किया करो, ठीक है। अब जैसे 1 है, 1 × 11 × 11 121 आ गया, फिर 11 × 11 × 11 किया तो क्या आ रहा है, तो 1 2 3 2 1, ठीक है। और आप 11 × 11 × 11 × 11 करोगे 4 बार तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 3 2 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा। तो ये सीरीज़ चलती है ऐसी, जैसे 4 बार है 4 तक जाएगा फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ऐसे ही अगर आप 11 का 9 10 मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर वापस पीछे 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। इसको ऐड करोगे आप तो यहाँ से यहाँ तक का कितना आ गया 45, इसका यहाँ तक कितना आ गया 36, इन दोनों को ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा 81, राइट। तो 81 इसका आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली ऐसे।
ठीक है। तो ऐसे करने के लिए, तो इसके लिए क्या है कि बेसिकली आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए, कि थोड़ा सा मन में सोचना पड़ेगा कि 1 1 1 है 11 टाइम्स, फिर उसको मैं मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है। बाकी क्वेश्चन देख रहे हो कितने कठिन लगते हैं, बट द थिंग यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं देती है फ्रेमवर्क में जो आसान हो, और ऐसे क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, ऐसा नहीं है कि ये फ्रेमवर्क पहली बार दे रही है। बट द थिंग 11 का मल्टीपल लोगों को उतना ध्यान नहीं होता कि ऐसे वो सोच सकें इस चीज़ को करने के लिए, तो इसलिए इसमें कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं लगता बेसिकली, राइट। तो सोचने के ऊपर है आपका कि आप सोच कैसे रहे हो, ठीक है। फिर देखो अब ये क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ ऑल सम बताना है ऑल डिजिट्स ऑफ इंटीजर फ्रॉम 100 to 10, कि 100 से लेके 10 से लेके 100 तक के जितने नंबर आते हैं सबका डिजिट्स आपको बताना है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे 10 है, 10 फिर 11, फिर 11 के बाद 12, तो इन सब के ये डिजिट से इनका सम चाहिए, 13 से लेके ऐसा 19 तक होगा, ठीक है। फिर दूसरी रो आएगी 20 से लेके 29 तक की, तीसरी आएगी 30 से लेके 31 तक की, ऐसे करके आपकी पूरी, फिर यहाँ पे 31 तक आ गई, फिर ये आ जाएगा और 39 तक, फिर 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69 और 70 से 79, ठीक है, 80 से 89 और 90 से 99, ठीक है। ये ऐसे आ जाएगी आपकी पूरी। अब इसमें देखो, अब देखो ये सिंपल सी, पहले आप देख लो इसमें कि जो एक वाले का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, बाकी आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। 1 to 19 का। अब इसमें देखो जैसे 10 है, 10 का सम क्या आएगा, 1 + 0 1 आएगा। 11 है, 11 का क्या आएगा, 1 + 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप इसको 1 + 1 ऐसे लिख सकते हो, 11 का मतलब 1 + 1। 12 का है, इसको क्या लिख सकते हो, 1 + 2, ठीक है। और 13 का क्या है, 1 + 3, ठीक है। ऐसे 19 का क्या होगा, 1 + 9, ये आएगा। तो मतलब एक सीक्वेंस चली आई है 1 से लेकर के ये वाली, और एक सीक्वेंस आ रही है ये 1 के प्लस वाली। तो एक ये हम कह सकते हैं कि 10 से लेकर के 19 के बीच में टोटल कितने हो जाएंगे, तो 10 बार तो ये सिंगल आएंगे क्योंकि 10 से इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 10 प्लस, और इसके कितने हैं, 1 से लेकर 9 तक का सम 45, तो 10 + 9 कितने हो जाएंगे, 55, ठीक है। और ऐसे 20 to 19 करोगे तो इसका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 65, क्योंकि जब यहाँ पे 1 है, 1 की जगह बस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बाकी ये 45 तो होगा ही, ये आपका 20 हो जाएगा, तो 20 + 45 65 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद वाले का 75 आ जाएगा, फिर 85 आएगा ऐसे ही, फिर 95 आएगा, फिर 105 आएगा, ठीक है। और प्लस करोगे इसमें कितना आ जाएगा, कितने हो गए, तो ये आपका हो गया 20 तक, और 10 वाली सीरीज़ 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80, फिर 90 की सीरीज़ 135 यहाँ तक आ जाएगी आपकी, ठीक है। फिर इनको क्या करना है, इनको बस आपको प्लस कर लेना है सबको, इन सबको प्लस कर लोगे तो आंसर आपका क्या आएगा, देख लेना, ऐसा ही कुछ आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 855 आना चाहिए आई थिंक, राइट, मेरे हिसाब से तो, ठीक है। तो बाकी चेक कर लेना इसे एक बार, बाकी इसका 855 तो नहीं आएगा, हाँ, क्योंकि इसमें एक नंबर मैं भूल गया ना, 99 तक मैंने कैलकुलेट किया, लास्ट में 100 भी होगा, तो 100 का क्या 1 आ जाएगा, 1 + 0 + 0, तो राइट 855 + 1 856 आएगा इसका आंसर, ठीक है। फिर ये भी चलो ठीक है, वैसे ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि ABCD एक स्क्वायर है, ABCD, ठीक है, एक स्क्वायर है, एक पॉइंट है, 1 पॉइंट ऑन ईच साइड ऑफ AB एंड CD, AB और CD के बीच एक पॉइंट है, ठीक है। 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन ईच साइड ऑफ BC एंड DA, BC में 2 पॉइंट हैं और DA में 2 पॉइंट चूज़ किए गए हैं, ठीक है। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट ट्रायंगल कैन बी ड्रॉन यूजिंग द 3 पॉइंट्स एज अ वर्टेक्स आउट ऑफ द 6 पॉइंट्स, तो आउट ऑफ द ये जो 6 पॉइंट्स हैं उसमें से 3 निकाल के, तो टोटल पॉइंट्स कितने हैं आपके पास, 6, ठीक है। उसमें से आपको चूज़ करने कितने हैं, सिर्फ 3, ट्रायंगल बनाने के लिए 3 चाहिए होते हैं, 6/3 कर दो, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 - 3 का 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है, आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा ऊपर के लिए, तो 6 × 5 × 4 अपॉन 3 × 2, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 2 कट जाएगा, 2 × 4 4 × 5 20, तो 20 इसका आपका सीधे आंसर आ जाएगा ऐसे। और ये फैक्टोरियल अगर आपने नहीं पढ़ा है तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा कर लेना, ठीक है।
नहीं तो बाकी फिर ऐसे आपको बनाते बनाते थक जाओगे, कितने ही बनाओगे आप, ठीक है। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के मैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है जो अगर 5-6 दिन में भी अगर उसको कर लोगे ना थोड़ा अच्छे से, थोड़ा सा वो करेक्ट हो जाएगा। तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दे लेना। आगे देख लेता हूँ कौन से क्वेश्चंस लॉजिक से हो सकते हैं। ये तो मैथ्स के हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉक्स में 14 ब्लैक बॉल्स हैं, 20 ब्लू बॉल्स हैं, 26 ग्रीन बॉल हैं, 28 ये हैं, 38 रेड बॉल हैं, 52 वाइट बॉल हैं, ठीक है। इन सबको सम कर लेंगे अगर 14 + 20 + 26 + 28 + 38 + 54, ठीक है। इन सबको अगर प्लस करोगे 180 आ जाएगा आपका। अब ये कह रहा है कि पहला दूसरा देखते हैं। द स्मॉलेस्ट नंबर m such that any m ball drawn from the box randomly must contain at least one ball of each color, कि मतलब ऐसा हम निकालें कि हर बॉल का उसमें एटलीस्ट एक कलर हो, ठीक है। और स्मॉलेस्ट नंबर ये पूछा है कि स्मॉलेस्ट नंबर m, ठीक है, कि स्मॉलेस्ट नंबर m हम ऐसा हो कि उसमें हर एक बॉल जो हर एक कलर की उसमें हो, एटलीस्ट वन बॉल ऑफ ईच कलर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब हमें ये है कि अब 14 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब मान लो इसमें हम ये लेते हैं कि 180 टोटल बॉल्स हैं, ठीक है। हमने उसमें से बॉल्स निकाली, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट पूछा है तो यहाँ पे हम सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे, 14 को लेंगे, ठीक है। अब 14 मान लो हमने लिया कि मान लो कि हमने उसमें से बॉल निकाली, सारी ब्लू बॉल आ गई, ग्रीन आ गई, येलो आ गई, रेड आ गई, वाइट आ गई, बट ब्लैक बॉल नहीं आई, क्योंकि हमें से पूछा है ना कि एटलीस्ट वन बॉल ऑफ ईच कलर, तो सारे कलर की एक बॉल होनी चाहिए, राइट। तो उसमें क्या है, मान लो उसमें ब्लैक बॉल थी नहीं, तो ब्लैक बॉल को छोड़ देंगे, कितनी आपकी टोटल हो गई 166 बॉल बची, 180 - 14, ब्लैक बॉल थी नहीं उसमें कि एक भी ब्लैक बॉल नहीं आई, तो 166 हो गए, ठीक है। अब 166 है और हमें क्या करना है कि एटलीस्ट वन बॉल होनी चाहिए हर एक कलर की, तो 166 हो गई। फिर अगली बॉल जैसे हमने निकाली, मान लो अब ब्लैक बॉल ही बची थी लास्ट में और एक ब्लैक बॉल आ गई, तो वो कितने हो गए, 167 हो गए, राइट। तो यहाँ से क्या हो गया आपका, डायरेक्टली 167 आ गया, ओके। तो ये तो आपका करेक्ट हो गया, सिंपल सा। फिर देखो स्मॉलेस्ट नंबर n सच दैट एनी n बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स रैंडमली मस्ट कंटेन वन फुल ग्रुप ऑफ एटलीस्ट वन कलर, कि एक पूरा फुल ग्रुप ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब देखो यहाँ पे बॉल कितनी दी गई हैं, 1 2 3 4 5 6 तरीके की 6 कलर की बॉल दी गई हैं, ठीक है। अब मान लो कि आपने क्या नाम है, हर सब में से एक एक बॉल छूट गई, आपने क्या नाम है 180 बॉल थी, उसमें से 6 बॉल अभी बॉक्स में छोड़ दी और वो सारी एक एक कलर की है बस, ठीक है। तो आपने 174 जो है बॉल निकाल ली है। अब बॉल और बॉक्स में अब 6 बॉल ही बची है, वो कौन सी, सारी एक एक कलर की, एक ब्लू है, एक ब्लैक है, एक रेड है, येलो है, एक वाइट है, ग्रीन है, ठीक है। तो अब इसमें बचेगा कि 174 बॉल्स है, और जैसे ही आपने 175 वाली बॉल निकाली एक बॉल, तो उससे क्या होगा, एक बॉल आ जाएगी जिससे कोई भी एक कलर का, वन कलर का एक सेट कंप्लीट हो जाएगा पूरा, राइट। क्योंकि एक अब बाकी सारी आ गई थी, बस उसका सेट कंप्लीट नहीं हुआ, तो एक जैसे ही आपने निकाली 175 वाली बॉल, तो उससे एक सेट कंप्लीट हो गया आपका, कोई भी बॉल आएगी उसका सेट, ठीक है। तो 175 बॉल जो होगी वो आपकी एक फुल ग्रुप को कंप्लीट कर देगी। ये भी देखो सिंपल सा, थोड़ा सा समझना था आपको, अगर थोड़ा सा लॉजिकली प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ क्वेश्चंस पढ़ोगे तो क्वेश्चंस सारे डूएबल हैं, ईजी हो जाएंगे, मतलब उतने फॉर्मूले बेस्ड नहीं लगेंगे आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, इफ़ 0 इज़ रिटन एज CHUR देन हाउ इज़ प्लेयर इज़ रिटन एज। अब ऑप्शन में जाओ, 3 ऑप्शन में SOD 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 है, तो मतलब SOD से ही आंसर स्टार्ट होगा, SOC हटा दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ER को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, HU से, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में ER है, तो मतलब लास्ट में HU आएगा, HU किससे लास्ट में, HU इसमें, तो आंसर D आ जाएगा डायरेक्ट ऐसे। बाकी अगर वैसे देखना है कि क्या रिलेशन है पूरा निकाल के, तो CHUR है, तो Z है, Z में क्या है +3 किया गया है, तो C आया है। फिर यहाँ पे E है, तो E में 3 प्लस किया गया है, तो H आया है। R है, R में +3 करोगे U आएगा, U, हाँ O में क्या नाम है 3 प्लस किया गया है, तो R आ रहा है ये, ठीक है। MNO फिर P फिर Q प्लस ये R आ गया थर्ड पे, ठीक है। तो ऐसे ही किया गया, तो वैसे प्लेयर में +1 करते जाना है आपको सबको, तो ये आ जाएगा आपका SODBHU। अब ये बताना है हाउ मेनी स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द ओल्डेस्ट पर्सन, कि कौन सा पर्सन ओल्डेस्ट है, ठीक है। कह रहा है A इज़ ओल्डर देन B, कि मतलब A जो है वो बड़ा है B से, ठीक है। C एंड D आर ऑफ सेम एज, मतलब C इज़ इक्वल टू D होता है, ठीक है। E इज़ द यंगेस्ट, तो E मतलब सबसे छोटा है,
ठीक है। एफ इज़ यंगर दैन डी, एफ जो है वो डी से छोटा है, मतलब डी से छोटा कौन है, एफ, ठीक है। और डी जो है सी के बराबर है। एफ इज़ ओल्डर दैन ए, एफ जो ओल्डर है मतलब एफ बड़ा है ए से और ए बड़ा है बी से, और ई यंगेस्ट है तो मतलब ई सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो बस हाउ मेनी रिक्वायर्ड द ओल्डेस्ट पर्सन, ओल्डेस्ट पर्सन कौन है, सी इज इक्वल टू डी, यहाँ पे अब तक जो पता लग रहा है हमें, ठीक है। अब सी इक्वल टू डी, अगर हमें मान लो सी और डी सेम एज के हैं, अगर हम सेम एज के लेकिन ये नहीं पता कि वो ओल्डेस्ट है कि नहीं, तो ये तो चाहिए हमें। और एफ क्या नाम है, टी इज़ ग्रेटर देन, ये वाली स्टेटमेंट भी चाहिए होगी, और ए वाली भी चाहिए होगी कि एफ ए से बड़ा है और ए बी से बड़ा है, ये भी चाहिए होगी, और ई सबसे छोटा है ये भी पता होना चाहिए। तो ऑल 5 सारी ही पाँचों स्टेटमेंट इसमें चाहिए हमें, ठीक है, सिंपली। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि 5 मेंबर हैं फैमिली में, ए बी सी डी ई, बताना है कि रिलेशन क्या है ई का बी में। ए और बी मैरिड कपल हैं, तो ए जो है वो बी के साथ मैरिड है, ठीक है। डी जो है वो फादर है सी का, तो डी जो है भाई साहब ये फादर हैं सी के, ठीक है। और ई जो है वो डी का सन है, ई जो है वो डी का सन है, डी इज़ फादर ऑफ सी, ठीक है। और ई इज़ डी का सन, डी का ही सन है ई लड़का है तो ऐसे डाल दे रहे हैं। और ई है, ए और सी आर सिस्टर्स, तो ए और सी आर सिस्टर्स ना, ए और सी आर सिस्टर्स हैं, तो मतलब सी जो है वो एक लड़की है और इसकी बहन कौन है, इसकी बहन है ए, ठीक है। और ए का पति कौन है, बी, ठीक है। तो ये आ गया, तो मतलब पांचों स्टेटमेंट हमें चाहिए होगी इनके रिलेशन बनाने के लिए, क्योंकि आपका ई का चाहिए, ई का रिलेशन बी के साथ चाहिए ना, हाँ। तो ए का एक स्टेटमेंट आपको ई का डी से रिलेशन बता रही है, डी से फिर सी का बता रही है, सी का ए से बता रही है और ए का बी से बता रही है। तो जब तक चारों स्टेटमेंट नहीं होगी तब तक आप नहीं कर पाओगे। तो ऑल 4 स्टेटमेंट्स आर सफिशिएंट टुगेदर टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। फिर विच ऑफ द ग्रुप इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, तो ये तो मतलब नॉर्मल सा है, बहुत से लोगों ने कर लिया। एग्ज़ाम हॉल में समझ नहीं आ रहा था क्या होगा, लाइक मोस्टली लोगों को, बट एट लास्ट जाके 37 किसी से डिवाइड नहीं होगा, ये भी डिवाइड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, इन सारों नंबर्स में कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो किसी से डिवाइड हो जाए, सारे प्राइम नंबर है। बस एक 91 ही यहाँ पे जो डिविजिबल है, किससे है, 17 से हो जाएगा ये, आई थिंक, हाँ 17 नहीं 13 से हो जाएगा ये, 13 × 7, हाँ राइट। तो डी एक ऐसा नंबर इसमें 91 वाला जो क्या नाम है डिविजिबल है, बाकी सारे प्राइम नंबर है। फिर पैसेज है ये, तो फिर ये देखो, अब ये कह रहा है कि एक प्रिंसिपल है पी, ठीक है, वो क्यू बन जाता है 1 साल में अगर उसमें कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है, एनुअल रेट आर लगता है। और सेम प्रिंसिपल पी क्यू बन जाता है 1 साल में लेकिन अगर वो कंपाउंडेड एनुअली होता है विथ एस रेट, ठीक है। तो आपको ये बचाना है करेक्ट क्या है इन सब में से। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा। मान लो प्रिंसिपल जो है 1000 रुपये है, ठीक है, 1000 रुपये है, ठीक है। और उस पर क्या लग रहा है, क्यू रेट का इंटरेस्ट लग रहा है, वो क्यू बन जा रहा है, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं 10% है, ठीक है। और वो कह रहा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो मतलब 1000 है, उस पर 10% का इंटरेस्ट लगा, लेकिन वो आधे महीने पे जुड़ जाएगा, तो मतलब 6 महीने में कितना हो जाएगा, 1050 रुपये, ठीक है। तो उसके बाद 12 महीने में कितना हो जाएगा, वो 12 महीने मतलब 1050। अब इस 1050 पे 10% लगेगा, तो मतलब ये कितना हो जाएगा, 1050 का 10%, उसके बाद डिवाइड बाई 2 भी उसको करना है, ये याद रखना। तो 105 का आधा 52.5 प्लस 52.5, तो 1 साल बाद टोटल कितना हो गया, ये हो जाएगा 1102 रुपये 5 पैसे, ठीक है, 50 पैसे, ऐसा ये हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि सेम चीज़ कह रहा है, यही चीज़ सेम चीज़ कह रहा है कि आपने एनुअली करना है, कंपाउंडेड एनुअली रहेगा। पी अभी भी 1000 है, लेकिन उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी जो हो रहा है थोड़ा एस लग रहा है, S% है, ठीक है। लेकिन जो आपका क्यू आ रहा है, जो अमाउंट आ रही है 1102, ये अभी भी सेम आ रही है। तो आपको ये बताना है कि इंटरेस्ट ऑफ रेट यहाँ पे जो होगा वो कितना, तो पहले कितना था, पहले 10% था, अब यहाँ पे जाहिर सी बात है 10% कितना होता है 1000 का, 100 रुपये। अब यहाँ पे इंटरेस्ट कितना लग रहा है, 102 रुपये, तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली कितना 10.0
0.02% आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, राइट। तो क्या जो पहले वाला इंटरेस्ट रेट है वो 10% था, ये वाला क्या है, बड़ा है, राइट। तो जाहिर सी बात है जो वो आर था ये एस है ना, हाँ ये एस है, तो जाहिर सी बात है जो एस है वो आर से बड़ा है, राइट। ये एस जो है वो आर से बड़ा है, मतलब आर जो है वो छोटा है एस से, राइट। सिंपल सी बात है, आ गया। थोड़ा सा बस आपको इसको अगर एक ये 100 एजम्पशन मार के उसको थोड़ा एज्यूम करके कर लेते तो सीधे सीधे आपका ये आंसर आ जाता। फिर हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर देयर विच गिव रिमाइंडर 31/186। तो 186 है, उसको जब 30 कोई नेचुरल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 31 आ रहा है, मतलब वो नंबर 31 ज़्यादा है ये। तो 1186 है, इसमें डिवाइड कर रहे हैं तो मतलब 31 आ रहा है, रिमाइंडर बच रहा है। तो 31 रिमाइंडर आ रहा है तो मतलब माइनस कर देंगे तो एग्जैक्टली डिविजिबल कौन सा नंबर हो रहा है, 1155 डिविजिबल हो रहा है। और आपको ये देखना है कि कौन कौन से नेचुरल नंबर हैं जो 1155 को डिवाइड कर देते हैं, राइट। डिवाइड कर देंगे तभी तो फिर रिमाइंडर 31 आएगा इसको करने पे। इसको क्या है, फिर इसको आपको थोड़ा चेक करना पड़ेगा कि फैक्टर कौन कौन से हैं। तो इसमें आप इसको थोड़ा ब्रेक करके कर सकते हो। ब्रेक करके कैसे होगा, 55 × 11, ठीक है, ये आपके आ जाएंगे। अब ये 55 है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 55 × 11 नहीं आएगा, ये आ जाएगा 21 आएगा, हाँ। तो या इसको क्या लिख सकते हो, 55 को 11 × 5, 21 को 7 × 3। तो इससे अब आप फैक्टर बना सकते हो कि जैसे 7 × 21, लेकिन 21 क्या नाम है 31 से छोटा है तो काउंट नहीं होगा। 7 × 5 = 35, तो हाँ 35 हो सकता है एक फैक्टर। फिर 7 × 11 तो यहाँ 77 भी हो सकता है एक फैक्टर। फिर 11 × 5 = 55, 55 × 3, 55 × 3 कर दोगे 165, 165 भी हो सकता है फैक्टर। उसके बाद 7 × 21, 21 × 5 105, तो 105 भी है फैक्टर, राइट। उसके बाद तो ऐसे ही मल्टीप्लाई करके आपस में देखते रहो। जैसे 77 × 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 × 21 210, 231 भी फैक्टर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ऐसे करके आप करोगे तो आपको फैक्टर जो है पूरे वो मिल जाएंगे, राइट। तो ऐसे करके आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे कौन कौन से, तो इसमें से ये फैक्टर निकालने पड़ेंगे थोड़ा करके, ठीक है। तो ये आप थोड़ी सी इसमें मेहनत करना तो आंसर आ जाएगा आपका ऐसे फैक्टराइजेशन करके। आई थिंक इसमें जो टोटल फैक्टर बनेंगे वो 9 बनेंगे। फिर देखो P P Q Q R R 2 डिजिट के नंबर हैं, सच दैट जो P Q और R, P जो बड़ा है, P छोटा है R Q से, Q छोटा है R से, ठीक है। तो P P + Q Q + R R, तो मतलब P P Q और Q और R, इन तीनों का सम मिला करके क्या हो रहा है, T T और लास्ट में 0 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हमसे ये यहाँ से क्या पता लग गया, P + Q + R ये कितना हो रहा है, ये इन तीनों का सम मिला के ऐसा आ रहा है जिसकी यूनिट डिजिट पे 0 आ रहा है। तो क्या हो सकता है, यहाँ पे 10 हो सकता है और 20 हो सकता है, राइट। क्योंकि अगर हम नंबर डिस्टिंक्ट नंबर है ना वो, वेयर TTT इज अ 3 डिजिट नंबर एंडिंग विद 0 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 डिजिट नंबर बोला है ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे देखो 10 आ सकता है और 20 आ सकता है। तो नंबर कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब हम ये मान लेते कि तीनों नंबर अगर 9 भी होते ना, ऐसे है नहीं तीनों डिस्टिंक्ट होंगे, लेकिन अगर हम 9 भी मान लेते या फिर तीनों डिस्टिंक्ट ही मान लो, सबसे बड़े नंबर अगर है 7 8 और 9, तो 8 7 15, 15 9 24 आ रहे हैं, ठीक है। और हमें 0 चाहिए, तो 0 मतलब 30 तो आएगा नहीं, और सबसे बड़ा 24 आ रहा है इसमें, तो मतलब ये तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है 24 वाला, ठीक है। ये हटा दो, हमें 20 तक चाहिए, तो 20 तक कहाँ तक आ जाएंगे, तो आ जाएगा ये आपका 5 6 7, नहीं ये 20 नहीं आएगा, हमें 0 लाना है ना, क्या हो जाएगा 8 7 15 6, हाँ तो यहाँ तक आ जाएगा आपका 7 6 13 5 18 8 7 15 6 21, तो 6 भी नहीं आएगा P की वैल्यू में, 6 भी, क्योंकि 8 7 और 6 कर दोगे तो अगर ये भी आप मान लेते हो कि 6 P है, ये Q है, ये R है, तो भी 8 6 कितना 8 7 15 15 6 21, 20 से ज़्यादा आ रहा है, 0 से ज़्यादा आ रहा है ना, तो ये भी नहीं हो पाएगा। तो 5 तक आ सकता है कि 5 6 और 7 मान लिया जाए अगर, ठीक है, कि इसकी वैल्यू आप 5 मान लो और इसकी आप 6 मान लो, 11 और इसकी मान लो आप 9, तो क्या है R सबसे बड़ा है
पी उससे छोटा है, ठीक है। तो इसमें 20 आ सकता है, हाँ आ सकता है। तो अब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आप क्या पी की क्या मान रहे हो 5 तक, तो मिनिमम तक क्या आ सकती है 1 1 आ सकती है, 2 2 आ सकती है, 3 3 आ सकती है, 4 4 आ सकती है और 5 5 आ सकती है। तो मिनिमम ये 5 वैल्यू आ सकती है, 6 पे नहीं आएगी क्योंकि 6 पे आते ही ये 20 से ग्रेट हो जाता है, तो 0 नहीं आ रहा लास्ट में, राइट। तो ये आपकी आ जाएगी, तो 5 वैल्यू आ सकती है। और ऐसे ही क्यू की देखनी है तो क्यू की भी आपकी सेम आ जाएगी। क्यू की आप 2 2 ले सकते हो, 3 3 हो जाएगी, 4 4 हो जाएगी, 5 5 हो जाएगी, 6 6 हो जाएगी और एक 7 7 भी हो जाएगी इसमें, क्योंकि 8 9, हाँ 8 9 तक आ सकती है, 8 वो आ जाएगा, राइट। तो इसकी आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी टोटल 6 वैल्यू आ जाएंगी जो आप क्यू की ले सकते हो। तो दोनों स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएंगी। तो देखो क्वेश्चन यार काफ़ी सारे ऐसे हैं ना कि जो लॉजिकल बेसिस पे हो सकते थे डायरेक्टली। अब ये क्वेश्चन देखो कितना सिंपल सा, अगर आप थोड़ा सा सोचो कि 4 डिजिट का नंबर है, 2000 लेस देन 2000 बोला की बात की गई है, ठीक है। और डिजिट किससे फॉर्म हो गए 1 2 3 4 से, ठीक है। तो अब 2000 से कम का है, तो मतलब वो 3 से स्टार्ट नहीं हो सकता, 4 से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि 3 से स्टार्ट होगा तो 3000 हो जाएगा, 4 से स्टार्ट होगा तो 4000 हो जाएगा नंबर। और 2 से भी स्टार्ट नहीं हो सकता क्योंकि 2000 मैक्सिमम बोला है, तो नंबर 1 से स्टार्ट होगा। तो 1 से पहला नंबर बना लेते हैं 1 2 3 4, फिर इसी को चेंज कर लेते हैं 1 2 4 3 एक बन जाएगा, फिर 1 3 4 2, फिर 1 3 2 4 ये हो जाएगा, फिर 1 4 को ले आते हैं 1 4 2 3 1 4 3 2। टोटल ये 6 नंबर हो गए हैं। इनको बस क्या करना है, अब प्लस कर लो यार, एडिशन कर लो बस। इन सब का क्या बोला है, ये बोला है ना कि व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर लेस देन 2000 फॉर्म्ड बाय दिस नंबर, नन ऑफ डिजिट्स वेर रिपीटेड। तो हाँ नन ऑफ डिजिट्स रिपीटेड है, तो क्या हो जाएगा, ये 4 3 7 7 2 9 9 9 18, ये 8 हासिल लगा 1, यहाँ पे भी 18 आएगा 1 19, फिर हासिल लगा 1, यहाँ पे भी सेम ही आएगा 18 18 1 19, यहाँ पे हासिल लगा 1। यहाँ नंबर कितने 1 2 3 4 5 6 6 प्लस 1 7 7 7 9 8, सीधे आ गया आपका आंसर। तो इसमें क्या करना था, कौन सा इसमें फॉर्मूला लग गया, सिर्फ लॉजिकल बेस पे था कि जो आपने पढ़ा है उसको आपने सिर्फ थोड़ा सा सोचा है, ठीक है। इस सेक्शन में मोस्टली ऐसे मिलेंगे। देखो ये क्वेश्चन भी देखो कि 10 कंसेक्यूटिव थिंग्स को आपको सेलेक्ट करना है आउट ऑफ 12 थिंग्स, सर्कल टेकन इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इन अ सर्कल, एक सर्कल है उसमें 12 चीज़ें रखी हैं, एक मान लो यहाँ से यहाँ 12 ही मान लो, क्लॉक की तरह 12 है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ 12। अब ये कह रहा है कि आपको 10 कंसेक्यूटिव थिंग्स को चूज़ करना है। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है कि एक साथ आएंगी, वो एक के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 ऐसे आएंगी, ठीक है। तो हम एक से स्टार्ट करते हैं कि हमें 10 चीज़ें चुननी है आउट ऑफ 12 थिंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो एक से स्टार्ट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 तक चीज़ें हम सुन लेंगे, 10 कंसेक्यूटिव थिंग्स एक बार। फिर 2 से स्टार्ट करेंगे तो सेम 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है 11। तो यहाँ पे आपका 10 आएगा पूरा, ठीक है 10 नंबर आएंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आ गया ना, तो 11 पे ख़त्म हो रहा है। 3 से करोगे तो 12 पे ख़त्म होगा, ठीक है। फिर 4 से ख़त्म चालू करोगे तो 4 से कहाँ ख़त्म होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही 5 होगा, 5 से करोगे तो 2 पे होगा, 6 से करोगे तो 3 पे होगा, 7 से करोगे तो 4 पे होगा, ठीक है। फिर 8 से करोगे तो 5 पे होगा, फिर 9 से करोगे तो 6 पे होगा, 10 से करोगे 7 पे होगा, 11 से करोगे तो किससे होगा 8 पे होगा, 12 से करोगे तो 9 से होगा, फिर वापस से चालू हो जाएगा, 1 से करोगे तो 10 पे आएगा। तो 1 से 10 तो हम पहले लिख चुके हैं यहाँ पे, राइट। 1 से 10 तो कितने टोटल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल 12 तरीके हो गए सिलेक्ट करने के। सी आ जाएगा ऑप्शन 12। सिंपल सा क्वेश्चन, सिर्फ क्या करना था, सिर्फ उसको सोच करके आपको थोड़ा सा उसमें दिमाग लगा के कंसेक्यूटिव सिलेक्शन करना था कि 12 तरीके से 12 चीज़ें, तो 12 तरीके से मैक्सिमम हो सकता है। सिर्फ वो लिखा ऐसे तरीके से गया है कि थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजिंग लग रहा है, बाकी क्वेश्चन देखो कितने सिंपल थे। फिर देखो अगर आज संडे है, टुडे इज संडे, व्हाट इज़ द 10th ऑन एग्जैक्टली 10 to the power 10 डे। अब 10 to the power 10 लिखा है तो इसमें आधे लोग कन्फ्यूज़ हो गए। तो अब एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन बाद वीक रिपीट करता है, आज संडे तो 7 दिन बाद फिर से संडे आएगा,
ये हमें पता है, ठीक है। अब 10 टू दी पावर 10 डे की बात कर रहा है कि 10 टू दी पावर 10 डे होने चाहिए, ठीक है। कि बात क्या आएगा, तो अगर हम 10 की पावर 10 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 ऐसे करते करते अपॉन 10 तक है, ठीक है। तो अब क्या होगा, 10 को अब हम क्या करेंगे, 10 की पावर 10 को 7 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा 3 की पावर 10। यहाँ पे भी 3 से 7 से करोगे तो मतलब 3 इंटू 3 3 आ जाएगा, तो 3 की पावर 10 लिख सकते हैं उसको, तो ऐसे लिख दिया है मैंने। तो अब 3 की पावर 10 आ गई, ठीक है। अब 3 की पावर 10 है, तो अपने को क्या पता है कि 3 की हाँ 3 की पावर 10 आ गई ना। अब देखो 3 इंटू 3, उसके बाद 3 इंटू 3 ऐसे करके 3 इंटू 3 3 इंटू 3 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 करोगे 9 आ जाएगा। 9 को भी 7 से डिविजिबल है, तो रिमाइंडर 2 बचेगा, इसमें भी 2 बचेगा, इसमें भी 2 बचेगा, इसमें भी 2 बचेगा, इसमें भी 2 बचेगा, ठीक है। तो ऐसे 2 2 बचता जाएगा आपका, तो ये 5 बार बचेगा। फिर 2 की पावर क्या है, 2 की पावर यहाँ 5 आ गई, 2 की पावर 5 क्या होती है 32, 32 आता है। 32 भी 7 से डिविजिबल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 28 4 4 बचा आपका, तो मतलब 4 एक्स्ट्रा डे आपके बच रहे हैं, ठीक है। तो अगर संडे है तो वीक ख़त्म कब होगा, सैटरडे पे। फिर से संडे आएगा, संडे आ गया पहला दिन, मंडे आ गया दूसरा दिन, ट्यूसडे आ गया तीसरा दिन, वेडनेसडे आ गया आपका चौथा दिन। तो चौथा दिन आपका एक्स्ट्रा था ना, 4 दिन बच रहे थे। चौथे दिन पे क्या आएगा, चौथे दिन पे आएगा वेडनेसडे, वेडनेसडे आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली ऐसे। तो बस ये कैलकुलेट करना था कि 10 टू दी पावर को आपको सॉल्व करना है कैसे है। तो ये पावर वाले क्वेश्चन तो वो देखो आएंगे यूपीएससी में, तो इसके लिए आपको थोड़ा पावर सॉल्व करना पड़ेगा। उसके लिए बता दूंगा, एक वीडियो अगर हुआ तो ले आऊँगा कैसे करने हैं, ठीक है। बाकी इजी क्वेश्चन थे ये, बस थोड़ा सा इसमें डिफ़िकल्टी ये हो गई थी 10 टू दी पावर 10 है, तो उसके लिए कन्फ्यूज़न हो गया कि वो कैसे होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लो, 3 ट्रैफिक सिग्नल है, ईच सिग्नल चेंज करता है कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेड, देन रेड टू ग्रीन हो जाता है। पहला सिग्नल होता है 25 सेकंड में, दूसरा होता है 39 सेकंड में, तीसरा होता है 60 सेकंड्स में, ठीक है। फ्रॉम ग्रीन टू रेड, ग्रीन से रेड होता है ये, ग्रीन टू रेड होता है, ठीक है। फिर लिखा है 10 ड्यूरेशन फॉर द ग्रीन एंड रेड आर द सेम, ठीक है। ड्यूरेशन जो है ग्रीन टू रेड की कलर्स की वो सेम है, ग्रीन टू रेड ग्रीन, हाँ ठीक है। एट 2 बजे वो सारे क्या थे, ग्रीन हुए हैं। तो ये पूछ रहा है वापस से ग्रीन कब होंगे, तो ये जो टाइम दिया है वो ग्रीन टू रेड का दिया है, ये देखो। और उसके बाद ये क्या होगा, तो मतलब जो टाइम आएगा वो रेड टू ग्रीन होगा। पहले एक वो ग्रीन से रेड होगा, फिर रेड से वापस ग्रीन होगा, तो पहले इसमें कुछ टाइम लगेगा, फिर इसके बाद फिर से इतना टाइम लगेगा, राइट। तो यहाँ पे जो टाइम दिया गया है 39 और 25 39 और 60, इन सब का क्या नाम है, एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लोगे जो आएगा, ठीक है, जो आएगा टोटल उसको क्या नाम है 60 से डिवाइड कर देना, आपके मिनट्स आ जाएंगे, कितने मिनट बाद वो चेंज होगा, इतने मिनट बाद वो किस में होगा, रेड से ग्रीन में होगा। फिर उतना ही उसको फिर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आई थिंक इसके कितने आएंगे, 55 मिनट आएगा क्या, नहीं 65 मिनट आएगा, हाँ 65 मिनट्स आएंगे। जब ये जो नंबर इसको 60 से आप डिवाइड करोगे इसको एलसीएम लेने के बाद, तो 65 आएगा। और 65 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 65 मिनट्स से लगेंगे ग्रीन से रेड जाने में, फिर रेड से वापस ग्रीन जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, 65 इंटू 2 मतलब ये आ जाएगा टोटल 130 मिनट। 130 मिनट का मतलब क्या होता है कि मतलब 2 घंटे 10 मिनट। 2 बजे अगर वो हुआ था तो 2 घंटा प्लस 10 मिनट मतलब 4:10 पे वापस से वो ग्रीन होगा, फिर तीनों एक साथ, ठीक है। तो ये ऐसे थोड़ा हो जाएगा, थोड़ा इसको सॉल्व कर। तो मोस्टली चीज़ें अगर आपको बॉड मास आपका अच्छा है ना, बॉड मास कि मतलब आपको डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये 4 चीज़ें अगर आप थोड़ा फास्ट कर लेते हो, चीज़ों को समझ लेते हो, तो बाकी ऐसा कोई ख़ास लॉजिक नहीं है, क्योंकि मतलब कोई ख़ास फार्मूला नहीं है, वो चीज़ नहीं है। बस क्वेश्चंस को पढ़ना है, उसको थोड़ा तरीके से समझना है, आंसर आपका डायरेक्टली आ जाएगा हर एक क्वेश्चंस में। ये क्वेश्चन भी है देखो, अब देखो ये जैसे एक चिल्ड्रेन है, ये पास कर रहे हैं रिंग, तो ये भी इसका कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ये क्या है, एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन है आपका पूरा ही। क्या लिखा है कि 40 बच्चे हैं जिन्होंने रिंग है सर्कल में और घुमा रहे हैं, ठीक है। 40 बच्चे हैं, द रिंग इज पास क्लॉकवाइज, तो एक जो पहला 1 पे है उसने किसको दी है, 2 को दी है, 2 वाले ने 4 को दी है, 4 वाले ने 7 को दी है, ठीक है, और सो ऑन। तो ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का है, यहाँ पे 3 पे आए, तो 7 के बाद क्या आएगा, 11 आ जाएगा। 11 वाला किसको पास करेगा,
11 5 4 था ना यहाँ पे, 7 4 11, तो 11 5 16, 16वें वाले को देगा। 16वां वाला किसको देगा? 5 था ना, 16 6 22, 22वें वाले को देगा। 22 7 29, 29 वाले के पास आ जाएगी। तो 29वां वाला 8, 8 के आगे पास करेगा तो 37 आ जाएगा। 37 प्लस 9 ये 46 आ जाएगा। 40 ही बच्चे, तो 46 तो आ नहीं सकता, 3 इधर आ जाएगा और 6 पे आ जाएगा, राइट। फिर यहाँ से कितना था, 9 कैलकुलेट किया ना, हाँ। फिर ये 10 पे आ जाएगा तो 16 पे आ जाएगा। फिर 16 से वापस 11 पे आएगा तो कितने पे आ जाएगा, ये 27 पे आ जाएगा। फिर 11 हो गया, फिर 12वें के आगे होगा तो ये कितने पे आ जाएगा, 39 पे आ जाएगा। 39 पे आ गया। 16, 1 मिनट, 6 प्लस 10 16 11, 37 था। 37 में 9 प्लस किए, 3 इधर 40 प्लस इधर, हाँ 6 पे आ गया। 6 प्लस 10 16, 16 प्लस 11 27, हाँ 27 प्लस 12 39। और पूछा क्या है इसमें कि वो चाइल्ड 1 के पास अगेन कब आएगा। तो 39 प्लस 13, 12 था ना यहाँ तक, हाँ। फिर 13 प्लस इसमें कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1 यहाँ चला जाएगा, 10 वहाँ, लगभग 12वें बच्चे के पास आ जाएगी। फिर 12 प्लस इसमें क्या होगा, 13, तो 12 13 कितना हो जाएगा, 25। और 25 के बाद फिर ये 14 हट जाएगा, तो 25 के बाद कितना, 39। इसमें 25 4 14, नहीं इसमें मैंने कुछ गलत किया आई थिंक, क्योंकि फिर से देख लेते हैं। 1, फिर ये 2 पे आएगा, 4 3 7, 7 4 11, 11 5 16, 16 6 22, 22 7 29, 22 6 22, हाँ 22 7 29, 29 8 37, ठीक है 37 और 8 29 8 37, 37 9 46, हाँ तो 46 की जगह 6 आ जाएगा। 6 और 10 16, 16 11 27, ठीक है 27 12 39, ठीक है 39 और 13 52, तो 52 की जगह 12 आ जाएगा, ठीक है। और 12, फिर 12 प्लस 13 25, 13 और ये 14 39, और फिर और एक 15वीं बार करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 55, ये इस तो ये आ जाएगा। इसमें 14 प्लस किया है ना, तो इसमें 15 प्लस कर देंगे, कितनी बार आ जाएगा ये, 34 44 और प्लस 54 ना, तो मतलब 14 पे आ जाएगा, प्लस 16। तो इसमें आई थिंक कुछ गड़बड़ हुआ है, आई थिंक कहीं ना कहीं तो गलती हुई है, क्योंकि 39 प्लस 544 प्लस 54 तो नहीं, मतलब ये 14 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 14 था, ये 15 आ गया। फिर इसमें करेंगे ये 30, फिर प्लस 17, तो इस 40 10 47 आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, नहीं नहीं ये कहीं गलत किया है मैंने, कुछ तो एडिशन में गलत हुआ है। 13 7 4 11, 11 5 16, 16 16 6 22, 22 और 7 29, 29 और 8 37, 37 37 के बाद बच्चे कितने, 40 ही है ना, हाँ ठीक है। 6 22 22 7 29, 29 और 8 37, 37 और 9 46, 3 से 46 के 6 आ जाएगा, 6 उसके बाद 9 1 10, 6 10 16, 16 और 11 27, 27 में फिर 12 प्लस करेंगे 39, फिर इसमें 13 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा,
41 42 52 मतलब 12 पे आ जाएगा। फिर इसमें अगर 13 प्लस करेंगे तो ये 25 वाले के पास चली जाएगी। 25 वाले के बाद फिर 13 फिर 14 प्लस करेंगे तो 39 वाले के पास आ जाएगी। फिर ये 15 अगर इसमें प्लस करेंगे तो ये और आगे जा रही है, राइट। तो ये क्वेश्चन इसमें यार कुछ मैंने ऐसा बीच में मिस हुआ है, तो ये मैं फिर से बाद में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। वैसे इसका आंसर 15 आएगा, ये किया हुआ है, बस आई थिंक एडिशन में इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी मिस्टेक हो रही है, ठीक है, 15 पे। बाकी क्वेश्चंस में यार देखो, ये वाला क्वेश्चन भी आसान है कि z जो है वो 2 बार दिया है, y जो है 3 बार है, तो x जो है वो 4 बार है, w ऐसा 5 बार है। तो ऐसे पीछे पीछे करके वो पूरे होंगे, ठीक है, ऐसे नंबर। तो ये बताना है कि मिडिल टर्म में कौन सा होगा। तो z कितनी 2 बार है, ठीक है, तो और y कितना 3 बार है। तो ऐसे करोगे तो a कितनी बार होगा, a 27 बार होगा, क्योंकि सेकंड से स्टार्टिंग हुई है, तो a 27 बार आ जाएगा। तो इसमें आपको समीशन कर लेना पड़ेगा कि 1 + 2 + 3 करके ऐसे 27 कर देना। तो ये हो जाएगा 27 × 28/2, क्या आ जाएगा 14, कितना आ जाएगा ये 20 × 14 280, 7 चौक 28, ये आ जाएगा 308 आएगा, क्या आएगा 308 - 1 हो जाएगा 307 हो जाएगा, राइट। तो इसमें नहीं 27 × 14, अरे इतना तो नहीं आएगा, ये 114 होगा ना, 2 से 14, हाँ, तो 270 तो सीधे सीधे हो जाएंगे 10 और 80 और 7 चौक 28, 8 8 2 10 17 से लगा 1 378 आ रहे हैं ऐसे, और -1 कर दोगे, जो ऐड ऑन किया था 377 हो जाएंगे। तो टोटल 377 आ रहे हैं। उसमें मिडिल टर्म पूछा इन्होंने, है ना, तो कितने हो जाएंगे 188 इस साइड हो जाएंगे, 188 इस साइड हो जाएंगे, 189 वाला मिडिल टर्म आएगा। तो 189 का मिडिल टर्म आपको देखना है। तो ऐसे प्लस करते जाना कि कहाँ तक होगा, 2 3 4 + 5 + 6 करते करते जहाँ पे 188 या 189 पे रुकना, तो वो वाला आंसर आ जाएगा। इसमें आई थिंक आई आएगा आंसर, ऐसे ही होगा ये 189 वाला, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन भी ठीक है, ठीक है। देखो जो कुछ क्वेश्चन बच गए हैं, जैसे 57 58, ये सारे जो हैं ये मैं एक सेकंड वीडियो में कर दूंगा, क्योंकि वैसे भी 1.5 घंटे की हो गई, तो काफ़ी लंबा फिर ऐसे समझ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो कुछ अब जैसे ये फ्लैग वाला क्वेश्चन है, ये कितना आसान सा क्वेश्चन है, चलो ये तो बता ही देता हूँ, सिंपल सा है। देखो, फ्लैग हैज़ इट डिज़ाइंड विद द 4 हॉरिजेंटल स्ट्रिप्स, की 4 हॉरिजेंटल स्ट्रिप्स रहेंगे उसमें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। ईच टाइप यूजिंग सम ऑफ ऑल कलर रेड ग्रीन येलो, 3 कलर दिए, रेड ग्रीन येलो, ठीक। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इन विच दे कैन बी डन सो दैट नो 2 एडजेसेंट ऑफ द सेम कलर, मतलब 2 सेम कलर नहीं हो सकते 2 एडजेसेंट में, ठीक है। तो पहले वाले को आप क्या कौन सा कलर डाल सकते हो, पहले वाले में रेड भी डाल सकते हो, ग्रीन भी, येलो, तो 3 कलर डाल सकते हो, ठीक है, रेड भी, ग्रीन भी, येलो भी। दूसरे वाले में अब यहाँ पे जो कलर आ गया वो सेकंड में नहीं आएगा, क्योंकि एडजेसेंट में मना किया है। तो अगर मान लो यहाँ पे रेड डाला है तो यहाँ पे ग्रीन और येलो आ सकता है, ग्रीन डाला है तो ये रेड और क्या नाम है, रेड और येलो आ जाएगा, और येलो डाला है तो रेड और ग्रीन आ जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही कलर के चॉइसेस आपके पास फिल करने के लिए। अब यहाँ पे भी मान लो अगर आपने रेड डाल दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रीन और येलो जाएगा, यहाँ ग्रीन गया है तो यहाँ पे रेड और येलो जाएगा, यहाँ पे अगर येलो है तो रेड और ग्रीन यहाँ आएगा। तो यहाँ पे भी 2 तरीके से डाल सकते हो, और सेम काइंड यहाँ आ जाएगा कि यहाँ पे जो कलर है वो यहाँ पे नहीं आएगा, राइट। तो उसके लिए यहाँ पे भी आपको 2 की चॉइस मिल जाएगी। तो टोटल कितने आ जाएंगे, 3 × 2 × 2 × 2, क्या आ जाएगा 3 2 6 6 चौक 24 24, सीधे सीधे आंसर आ गया आपका। ऐसा थोड़ा सा सोचना था कि कौन सा, नहीं तो फिर ऐसे फिगर में आप बना सकते हो कि अगर ऊपर रेड डाला है तो रेड के साथ नीचे वाला जो होगा ग्रीन, तो ऐसे करके वो थोड़ा आपको मुश्किल होगा सोचने के लिए कि आपको फिर ऐसे ढेर सारा बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट। ऐसे जैसे मैंने बताया कि सोच करके थोड़ा कि यहाँ पे 3 कलर डाल सकते हो आप, रेड ग्रीन येलो, ये तीनों डाल सकते हो यहाँ पे, लेकिन जो ऊपर आ गया वो यहाँ पे नहीं आएगा सेकंड वाले पोजीशन में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रेड आ गया है तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ सकता है येलो और ग्रीन आ सकता है, और मान लो अगर यहाँ येलो आया है तो यहाँ रेड और ग्रीन हो जाएगा, और यहाँ पे अगर ग्रीन आया है तो यहाँ पे रेड और येलो हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पे ऊपर जो है तो यहाँ पे 2 की चॉइसेस बचेगी, फिर यहाँ जो कलर एक डालोगे फिर उसके अलावा जो 2 कलर होंगे वो यहाँ जा सकते हैं, और फिर यहाँ जो डल गया उसके अलावा जो 2 होंगे, राइट, वो यहाँ आ सकते हैं। तो एडजस्टमेंट में नहीं हो सकता, बाकी 2 में तो आ सकते हैं।
तो इसके लिए यही आ जाएगा सीधे 24 है इसमें आंसर आपका। ये रेक्टेंगुलर वाला ब्रेथ वाला ये क्वेश्चन जो यूपीएससी का थोड़ा टेढ़ा सा है, क्योंकि इसमें मोस्टली तो आंसर 8 आ रहा है हर जगह, मैं जितने लोगों से बात की सॉल्व किया, लेकिन इसमें यूपीएससी ने 9 माना है, तो इसके कुछ बोल नहीं सकते। ये क्वेश्चन भी PQRS 100 मार्क्स वाला आसान है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। ये वाला टास्क 1 टास्क 2 ये भी तरीका वाला, ये भी थोड़ा सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। ये 69 वेट ग्राम्स वाला ये क्वेश्चन भी ईजी है। 70 ये भी आपको बस इनके मतलब ढूंढने, ये आपका लग रहा है बहुत मुश्किल है लेकिन तुरंत हो जाएगा, राइट, कोई उसमें इतना टफ काम नहीं है। फिर ये वाला रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर निकालना है 2 की पावर 92 का 6 से डिवाइड करोगे, सिंपल सा है। ये ABCD वाला है, ABCDD ABCCD ABBCD फिर AABCD, तो इसमें ये D आ जाएगा। D को अगर आप फिट बैठा के देखोगे इसमें तो यही आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे भी है AB और CD 2 डिजिट के नंबर है, मल्टीप्लाइंग करने पे रिज़ल्ट आ रहा है, ये इसके नंबर देने प्लस करना है, तो EF की वैल्यू, तो इसमें AB और CD 2 डिजिट नंबर हैं, AB और CD को मल्टीप्लाई करने पे 3 डिजिट नंबर आ रहा है DEF। और ये क्या कर रहा है, DEF को जब हम GHI में प्लस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 975 आ रहा है, ठीक है। तो रिज़ल्ट आ रहा है तो इसमें भी वही करना है। अब जैसे GHI का 5 आ रहा है तो 6 और F प्लस I का क्या है 5 आ रहा है लास्ट में यूनिट डिजिट पे, और यहाँ पे कह रहा है कि F की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पे हम यही लिख देते हैं D और 0 और 8, EF की वैल्यू 0 8, तो 8 प्लस I की लास्ट में 5 आ रहा है। तो 8 के साथ ऐसा कौन सा नंबर है जो प्लस होने पे 5 देता है, तो 8 के साथ 5 ही है, 8 7 15 होता है, तो 5 यहाँ पे आ सकता है, तो राइट, तो 8 के साथ यहाँ पे I की वैल्यू 7 हो सकती है, राइट। तो ऐसे करके आपको वैल्यू निकाल लेनी है बस सिंपल सा, कि यहाँ पे जहाँ पर अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 कैरी जाएगा, राइट, तो यहाँ 0 है, तो यहाँ पे क्या कौन सी वैल्यू की 7 आ सकता है, तो 1 7 - 1, तो H की वैल्यू आपकी 6 आ जाएगी ऐसे, राइट। तो ऐसे करके बस आपको वैल्यू निकाल लेनी है सबकी अलग अलग डिफरेंट की पुट करके, तो इससे आंसर आ जाता आपका। 77 वाला ये वाला भी क्वेश्चन था, थोड़ा सा टेढ़ा था कि थोड़ा सा अगर समझते तो हो जाता। और 78 में P ट्रू है, ये है, तो ये वाला भी स्टेटमेंट ठीक है। स्टेटमेंट वाइज के लिए ये भी बता दूंगा। क्यूबॉइड के लिए ये कलर डायमेंशंस वाले, ये ऐसे क्वेश्चन तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन अगर सॉल्व करोगे तो सिंपली अगर है वैसे क्यूब इमेजिन करना पड़ेगा, जैसे पहले वाला मैंने आपको बताया, सेम तरीके से ये वाला भी होगा, ठीक है। इनकॉम्प्रिहेंसिव ये भी थोड़ा मुश्किल लग रहा था कि उसको अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिकल मैनर में, रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। तो उसके बाद हाउ मेनी लेटर्स आर रिमेन्स अनचेंज, तो इसके लिए इनकॉम्प्रिहेंसिव है, तो इसको पहले अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में करो, फिर उसका रिवर्स कर दो, फिर एक क्या नाम है, और फिर ये ओरिजिनल वाला वर्ड लिखो, फिर चेंज दे कंपेयर कर लो कौन कौन से हुए चेंज। आई थिंक इसमें 2 होंगे जो क्या नाम है चेंज नहीं हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे करके ये पूरा आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। कुछ कुछ जो क्वेश्चन बच गए हैं वो मैं नेक्स्ट पार्ट में डाल दूंगा, या फिर मैं टेलीग्राम ग्रुप पे PDF अपलोड कर दूंगा जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है, राइट। PNC के हो गए, नंबर सिस्टम में जो है जैसे पावर का कन्वर्जन हो गया, ठीक है, यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करना है, रिमाइंडर के जो क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए, ठीक है। और बाकी जो मोस्टली क्वेश्चंस है ना वो सॉल्वेबल होते हैं आपके, मतलब ऐसा फार्मूला वहाँ एग्जाम में काम नहीं करता, सिर्फ नंबर सिस्टम और PNC में थोड़ा बहुत काम कर सकता है। बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपको थोड़ा लॉजिक लगा के डायरेक्टली प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ सोचोगे तभी सॉल्व होगा, राइट। क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन ऐसे हैं, अब जैसे ये फ्लैग वाला ही था, इसमें अगर आप फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाओगे तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है आपको, राइट। बाकी और भी क्वेश्चन है बॉल्स वाले क्वेश्चन अगर डायरेक्ट सोच करके लगाते डायरेक्ट हो जाता, अगर वैसे अगर आप लगाओगे उसमें घुस के पूरा करने पे तो वहाँ से आपके सॉल्व नहीं होंगे, राइट, मोस्टली तो ऐसे ही होंगे। तो मोस्टली देखो CSAT का पेपर अब जैसे UPSC ने GS में है ना लॉजिक बेस्ड, कि ज़्यादा नॉलेज में घुसोगे और वो करोगे दुनिया भर का तो आप रह जाओगे। सेम चीज़ें अब इसमें भी CSAT में, CSAT भी अब आपको लॉजिकल बेसिस पे सॉल्व करना पड़ेगा। ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें कोई ट्रिक है कि ऑप्शन A रहेगा D रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लॉजिक का मतलब ये है कि आपको अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ सोचना पड़ेगा, राइट, हर एक चीज़ों को, तो खुले दिमाग से प्रेशराइज बिना लिए। तो उसके लिए थोड़ी आदत डालो, PYQ लगा लो सारे, ठीक है, जितने भी PYQs हैं। मैं एक दूसरी PDF डाल दूंगा, CSAT की पेपर 1 की डाल दी थी एक मैंने पार्ट 1, जिसमें 2001 से लेके 2010 के PYQ मैंने डाले थे, ठीक है। अब जो दूसरी डालूंगा 2011 से लेके 2023 तक के उसमें क्वेश्चंस होंगे। ये अगर पार्ट 2 आपने लगा ली, ठीक है, पार्ट 2 लगा ली तो मैं गारंटी दे रहा हूँ CSAT आपका नहीं रुकेगा, ठीक है। बस ये कि हर एक क्वेश्चन उसमें आप सॉल्व कर लेना।
ठीक है, क्योंकि पैटर्न वही है, क्वेश्चंस उसी तरीके से फ्रेम हो रहे हैं, बस हर साल 2-3 देते थे, 4-5 देते थे, इस बार उसी से हमने डोमिनेट कर दिया इन्होंने, ठीक है। बाकी सारे नहीं दिए, इसलिए थोड़ा मामला गड़बड़ हो गया था लोगों का। बाकी क्वेश्चंस उसी पैटर्न पे हो रहे हैं, अभी भी वैसे ही क्वेश्चंस बन रहे हैं। बाद में सॉल्व करोगे तो दिमाग में पेपर के टाइम एग्ज़ाम हॉल में लगता है वो क्वेश्चन देख के कि ये तो समझ ही नहीं आ रहा है, इसका क्या होगा, टाइम फ्रस्ट्रेशन में ये आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि हमारी उस चीज़ को लेकर के प्रैक्टिस नहीं होती। हमारी आदत है नंबर्स देखने की, कि एक फार्मूला रट लिया, गए एग्ज़ाम में एक नंबर आया, वो नंबर आया, उसकी जगह वो चीज़ पुट की, बस आंसर आ गया, टिक कर दिया। अब यहाँ पे क्या है कि एक तो पहली चीज़ इन्होंने चेंज कर दी कि अल्फ़ाबेट अब देते हैं ये A B या फिर XYZ या PQ ऐसे R दे दिया, मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे हैं। तो उस चीज़ में आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, कि वहाँ पे वैल्यू पुट करके, तो उस चीज़ के लिए तो उनको समझ में आ जाता कौन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अब PNC जो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो उसमें भी अब ये चीज़ हो गई है कि मोस्टली केसेस में आप देखोगे ना तो मतलब वो फार्मूले वाले जो हैं वो कम आते हैं, कि फार्मूला बेस आएंगे भी तो ऐसे आएंगे कि आपको इतना कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि वैल्यू कहाँ, हमें वो फार्मूला पुट कहाँ करना है समझ ही नहीं आएगा। और PNC में तो खुद इतने सारे फार्मूले हैं, राइट, PNC के हैं, फिर प्रोबेबिलिटी के भी हैं, तो उसमें खुद इंसान कन्फ्यूज़ हो जाता है कि विथ रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो उस फार्मूले को रटने से अच्छा है कि बेसिकली आप एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना उसको समझ लो, क्योंकि UPSC आप ये फोकस ही कर रही है कि बेसिक कॉन्सेप्ट सिर्फ GS में नहीं, CSAT में भी आपको पता हो, क्योंकि अगर बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होंगे ना तो फिर वो चीज़ क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। और मैथ्स जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस है उतनी ज़्यादा ही आएगी, इसमें रटने का कोई सीन ही नहीं है कि आपने PYQ लगा लिया, आंसर रट लिया, तो कोई आंसर रटने से कुछ होगा ही नहीं अगर आप वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए इस तरीके के क्वेश्चन सोचोगे कि कोचिंग बना के दे देगी, कोचिंग के मॉक लगा लूँगा, तो कभी UPSC की जो क्वेश्चन फ्रेमिंग टेक्निक होती है, कोचिंग उसका कभी भी मुकाबला नहीं कर सकते, बिल्कुल भी, किसी जन्म में नहीं, राइट। तो कोचिंग का क्या है कि कोचिंग की लगानी है लगा लो, तुम्हारी मर्ज़ी है। बाकी मैं ये कहूँगा PYQ सॉल्व करो, सारे क्वेश्चंस के जो पैटर्न है, किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी, ठीक है, और इसी से रिलेटेड बनेंगे भी। तो इसमें कर दिए। बाकी देखो आंसर की आ गई है, तो जिन लोगों का ये सेकंड अटैम्प्ट था या सेकंड से ज़्यादा है, ठीक है, उनके पास अगर अपने PYQ पेपर्स हैं, ठीक है, तो उस पेपर से मैच करो कि कौन कौन से आंसर आपके गलत है, कौन कौन से आंसर सही हैं, तो इससे आपको ये पता लगेगा कि गलतियाँ कहाँ की थी। आधे लोग, मोर देन 80% लोग ऐसे हैं जिनका लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था वो पेपर अब उनको अभी पता ही नहीं कहाँ पे है, फेंक दिया उन्होंने, गुम हो गया, कुछ भी हो गया, तो उनको अब अपने मार्क्स तो पता लग गए हैं, बट द थिंग इज़ कि उनको ये नहीं पता कि उन्होंने गलतियाँ कहाँ की थी, क्योंकि गलतियों के लिए तो आपको पेपर चाहिए और ये पता हो कि आपने मार्क कौन से किया। लोग भूल जाते हैं कि हर क्वेश्चन याद नहीं होगा, उसकी 100 के 100 क्या मार्क करके आए थे वो एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसलिए जिनके पास पेपर है उसको अच्छे से एनालाइज करो, नहीं हो पा रहे ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पे मुझे DM करो, मुझे भेज दो, मैं चेक करके बताऊंगा क्या क्या गलतियां तुमने की थी, कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो उन चीज़ों में मैं बता दूंगा। और कॉम्प्रिहेंशन में यार देखो मेरी भी आंसर की आई थी, तो मैंने भी अपने मैच किए थे, तो मोस्टली 27 क्वेश्चन आए थे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के, उसमें से मेरे 22 सही हैं, और ये मैंने पूरे लॉजिक पे किए थे, राइट। तो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट तो अपना लॉजिक से करेक्ट होता है, इस चीज़ की गारंटी है। और GS में भी मैंने मैच किए, पहले मेरे मैंने टोटल GS में देखो अटेम्प्ट किए थे 97 क्वेश्चंस, ठीक है, अभी मेरे 65 सही हो रहे हैं, 22 गलत है, 32 गलत है, राइट। तो देख रहे हो अभी भी 65 गलत, 32 गलत है, और पहले तो मतलब थोड़ा और कर रहे थे इधर उधर, तो ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मार्क्स अभी भी उतने बन रहे हैं, 130 ये हो जाएंगे, 32 की 20 माइनस हो जाएंगे, तो 110 के करीब आ रहे हैं, वही 108 आए हैं मेरे, राइट। तो वो चीज़ वही है कि तो अभी भी अपनी प्लस में ही है लॉजिक से लगाने के बाद भी। तो लॉजिक से यही, अगर आपकी 60 to 70% की एक्यूरेसी आ रही है लॉजिक से, तो बस आप फ़ायदे में हो। 70 भी ठीक हो रहे हैं तो भी देख लो 70, 140 हो जाएंगे, 30 के 20 माइनस होंगे, 120 मार्क्स आ रहे हैं आपके, अगर 70% एक्यूरेसी पे हो आप, ठीक है। तो 70% एक्यूरेसी इज़ वेरी फाइन, और लॉजिक्स वर्क करते हैं। GS में भी अभी मैं बताऊंगा कुछ दिन में, मैं एक GS आंसर की जो आई है उससे रिलेटेड कि वाकई में क्या 2023 में जो लोग कहते हैं एलिमिनेशन एलिमिनेट हो गया, लॉजिक काम नहीं करते, ट्रिक्स फालतू होती हैं, टाइम वेस्ट है, ये सारी चीज़ें, तो उनको मैं उस दिन दिखाऊंगा उस वीडियो में बेसिकली कि कैसे एक्चुअली में ट्रिक्स वर्क करती है और लॉजिक एलिमिनेशन कैसे वर्क करता है। आपको आता नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, राइट, या फिर आपने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कभी। तो वही है, चलो ठीक है बाय। बाकी अगर कोई डाउट्स होंगे, आपकी कोई क्वेरीज होंगी, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट कर देना। टेलीग्राम ग्रुप जो है वो है घर से UPSC, ठीक है। टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो, ठीक है, वहाँ से उठा लेना। अदरवाइज़
डिस्क्रिप्शन में वहाँ में से मिल जाएगा। बाकी अभी मैं थोड़ा बिजी चल रहा था क्योंकि टारगेट 24 की बैच चल रही है, ठीक है। तो उसमें मेंटरशिप, पर्सनल मेंटरशिप मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ और जीएस और सीसैट के लिए दोनों, ताकि उसके लिए कैसे प्रिपेयर कर सके, ठीक है। और पूरा पीवाईक्यू बेस्ड है, ठीक है। 13 ईयर्स के क्वेश्चंस लगाएंगे तो 1300 क्वेश्चंस उसमें एटलीस्ट सॉल्व करवाऊंगा मैं पीवाईक्यू के पूरे, ओके। ये तो सिर्फ जीएस के हैं, सीसैट के भी मिला लोगे तो 2000 से ज़्यादा पीवाईक्यू क्वेश्चंस होंगे जो सॉल्व किए जाएंगे टोटल, ओके। बाकी अगर उसके लिए कोई इंक्वायरी चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पे उसकी नोटिफिकेशंस पड़ी हैं, वहाँ से पढ़ लेना, ओके। बाकी कोई और डाउट्स होंगे, क्वायरी होंगे रिलेटेड, और सीसैट का इसका पार्ट 2 का मैं लेक्चर ले आऊँगा जिसमें जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको मैं अच्छे से डिस्कस कर दूँगा, ओके। ठीक है, बाय।